Hello everyone, good morning. Welcome to Nimbus Learning powered by Engineers Academy. चलिए भाई शुरुआत करें जरा. ऋतिक जी गुड मॉर्निंग, सुंदर जी गुड मॉर्निंग, दीपिका जी गुड मॉर्निंग, सौरभ जी गुड मॉर्निंग. आवाज नहीं आ रही क्या भाई? ऐसे कैसे हो सकता है? वॉइस नहीं है क्या भाई? जरा देखिएगा. आनी चाहिए, यहाँ बैटरी फुल है. चलिए. हाँ, ये बात सही है कि ये ब्लैक एंड व्हाइट आ रहा है. अब मुझे भी नहीं पता ये ब्लैक एंड व्हाइट क्यों आ रहा है. चलिए, पर मैं तो दिखाई दे रहा हूं ना. कोई बात नहीं, कलर्स की दिक्कत नहीं है, वॉइस आनी चाहिए. गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. चलिए भाई, एक लंबे समय के बाद आप सभी लोगों से मुलाकात कर बहुत अच्छा लग रहा है. तो आज हम शुरू करेंगे हमारी हिस्ट्री ऑफ राजस्थान. देख लेते हैं जरा कि हिस्ट्री ऑफ राजस्थान में हम क्या क्या पढ़ेंगे. तो देखिए, यहां पर हम लोग देखिए, इतिहास या हिस्ट्री को हम टाइम में बाउंड नहीं कर सकते, उसका डिविडेशन नहीं कर सकते टाइम के अकॉर्डिंग कि सब ये कहां से कहां तक है. जैसे हम तीन चीजें पढ़ेंगे इसमें: एंशियंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री. तो अब इन तीनों का कहां से कहां तक हम समय देखें, ये कहना बहुत मुश्किल काम है. लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इन तीनों सेगमेंट्स में. ठीक है. चलिए, अच्छा है, फीलिंग आ रही है पुरानी मूवीज की ब्लैक एंड व्हाइट में. ठीक है. और मैं एक हीरो की तरह नजर आ रहा हूं या नहीं आ रहा हूं, ये बताओ तुम तो पहले. चलिए, तो प्राचीन यानी कि एंशियंट हिस्ट्री, फिर इसके बाद मध्यकाल यानी कि मिडिएवल, और आधुनिक यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री. ये तीन पार्ट में हमने डिवाइड किया है. अपने स्टडी के हिसाब से, अपने समझने के हिसाब से हमने जो राजस्थान का जो इतिहास है उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. ठीक है. चलिए, थैंक यू सो मच, आपने मुझे हीरो तो बना दिया. अब देखिए, यहां पर हम देखते हैं कि प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक तीन पार्ट में, एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न, तीन पार्ट में हमने हिस्ट्री को डिवाइड किया. अब देखिए, अगर हम इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं तो वहां थोड़ी क्लैरिटी है, लेकिन इंडियन हिस्ट्री को हमें पढ़ना नहीं है. राजस्थान हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा एक यहां पर धुंधलापन है कि भाई कहां से कहां तक हम करें, इतनी क्लैरिटी नहीं है. लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि हम क्या क्या पढ़ेंगे इसमें बताने की आपको मैं कोशिश करता हूं. तो देखिए, सबसे पहले बात करें प्राचीन. तो एंशियंट हिस्ट्री जो है, इसमें हम लोग जो पहली कुछ सभ्यताएं हैं, कुछ सिविलाइजेशंस हैं, उनकी बात करेंगे. तो यहां पर बहुत ज्यादा एक क्लैरिटी नहीं है, लेकिन जैसे कालीबंगा, हमारे यहां पर खुदाई में मिला कालीबंगा, ये सब आपको आगे पता चलेगा. आहड़ है, आहड़ सिविलाइजेशन है. इसके अलावा बागोर है. यानी कि जो पुरानी ऐसी सभ्यताएं हैं या फिर ऐसे कोई प्राचीन स्थल हैं, साइट्स हैं जो बहुत पुरानी है. बहुत पुरानी का मतलब है कि जहां पर आदिम मानव ने अपना जीवन शुरू किया और उसके बाद जो उसके जीवन किस तरीके से चला, अलग अलग सभ्यताएं आई हैं, सिविलाइजेशंस आई हैं, उन सबको हमको पढ़ना है प्राचीन राजस्थान में. ठीक है. इसके बाद अगर हम बात करें मध्यकाल, तो हम ये नहीं कह सकते कि प्राचीन कहां खत्म हुआ, बिल्कुल भी आइडिया नहीं है. ठीक. तो उन सभ्यताओं में कौन से काल की हैं, कौन से काल का मतलब है कि स्टोन एज की हैं या फिर कैल्कोलिथिक एज की हैं. अब थोड़ा सा इसको भी हम समझ लेते हैं कि हम बात कर रहे हैं प्रस्तर युग या स्टोन एज, यानी कि
प्रस्तर युग, फिर इसके बाद में या पाषाण युग भी हम कह सकते हैं, स्टोन एज, प्रस्तर या पाषाण। पाषाण का मतलब पत्थर होता है, प्रस्तर का मतलब पत्थर होता है, काल या युग कह सकते हैं हम। स्टोन एज, इंग्लिश में हम स्टोन एज कहेंगे, ठीक है। ताम्र पाषाणिक, हो सकता है आप लोगों का पहली बार पाला पड़ रहा हो तो थोड़ी दिक्कत आ रही हो, लेकिन थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। ताम्र पाषाणिक या ताम्र पाषाण काल, यानी कि कैल्कोलिथिक इसको कहते हैं हम लोग। और इसके बाद में आपका लोह युग, आयरन एज। अब हमने एंशियंट को इंक्रीज करूं, वॉल्यूम फुल पे कर रखा है भाई, सभी की प्रॉब्लम है क्या? हाँ देखिए कौन है ये, भूपेश जी। भूपेश जी आप मुझे भटका रहे हैं पढ़ाने से, है ना। आलू के पराठे खिला रहे हैं चाय के साथ में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आलू के पराठे अगर आप मुझे चाय के साथ में खिलाएंगे तो मैं ढंग से पढ़ा नहीं पाऊंगा, क्योंकि आलू के पराठे मेरी कमजोरी है, ठीक है। तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखिए स्टोन एज, अब थोड़ा हम यहाँ पे समझते हैं कि स्टोन एज क्या है। स्टोन एज, देखिए स्टोन एज जो है वो एज है, वो एरा है, वो युग है जहां पर जो मनुष्य था, जो आदिम मानव था, वो पत्थर के अपने औजार उपकरण, जो भी उसके टूल्स थे वो पत्थर के थे। यानी वो जब जाता था बाहर, अपना फूड गैदरर था उस समय, उसका कोई जिंदगी का कोई उद्देश्य तो था नहीं, बस अपना पेट भरना उसका उद्देश्य था। तो जब वो बाहर जाता था तो शिकार करता था। शिकार करने के लिए जो भी टूल्स उसके पास में होते थे वो होते थे पत्थर के, स्टोन्स के। तो वो एज, वो युग या वो काल जिसमें उसने पत्थर के औजार उपकरणों का प्रयोग किया, उसको हम कहते हैं स्टोन एज, ठीक है। और इस काल का मानव कहलाया स्टोन एज मैन, ठीक है। अब धीरे धीरे समय आगे चलता है और जो उस समय का जो मनुष्य है वो खोज करता है किसी मेटल की। खोज का मतलब है उसको अपने उपयोग में लेने के लिए उसने मेटल का यूज किया। और जो पहला, उसने सबसे पहले मेटल जो यूज किया वो था तांबा, कॉपर, ठीक है। तो इसको हम कॉपर एज भी कह देते हैं और कॉपर स्टोन एज भी कह देते हैं, क्योंकि जो आपका तांबा है वो बहुत ज्यादा मजबूत मेटल नहीं है, मजबूत धातु नहीं है। इस वजह से उससे प्योरली वो औजार उपकरण नहीं बना सकता था, ठीक है, मतलब उपयोग में नहीं ला सकता था, इतने मजबूत नहीं थे। तो तांबे के साथ साथ वो पत्थर के अपने औजार उपकरण टूल्स को यूज में लेता था, इसलिए यहां पर दोनों चले, इसलिए इसको ताम्र पाषाणिक काल कह सकते हैं, जिसको हम कह देते हैं कि कैल्कोलिथिक जिसको कहा जाता है, ठीक है। तो ताम्र पाषाणिक काल कौन सा हो गया? तांबा सबसे पहला उसकी धातु थी, सबसे पहला मेटल था जिसको उसने यूज में लेना शुरू किया। इसीलिए आप देखते होंगे कि हमारे जो धार्मिक क्रियाकलापों में जो भी धातु चलता है, लोहे के बर्तन यूज में नहीं लिए जाते, तांबे के। आपने देखा होगा तांबे का लोटा होता है इस तरह से, तो इसी वजह से, क्योंकि वो सबसे पहले यूज में लिया गया था, ठीक है। तो ताम्र पाषाणी काल कौन सा हुआ? जिसमें सबसे पहले उसने अपनी पहली मेटल तांबे को यूज में लेना शुरू किया। तो उस एज का जो मनुष्य है वो कहलाता है कैल्कोलिथिक मैन, और उस एज को कहते हैं कैल्कोलिथिक एज, ठीक है। मेरे ख्याल में भाई वॉइस की सबकी प्रॉब्लम आ रही है क्या? देखो इसको समझ लीजिए, ये आपके यूज का नहीं है, मतलब इसको समझने से थोड़ा सा आगे आपकी स्टडी जो है सहज हो जाएगी, ठीक है। बात समझ में आ गई आपके? तो इसमें आपको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं, ये केवल समझाने वाली बातें हैं। आप एक बार समझ लीजिए, बस थोड़ा सा एक आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। कोई नहीं पूछेगा कि पाषाण काल क्या है, ताम्र पाषाणिक कैल्कोलिथिक क्या है, कोई नहीं पूछने वाला आपसे, ठीक है। भाई सभी की प्रॉब्लम आ रही है क्या?
आप टेंशन फ्री रहिएगा। अभी ये समझाने वाली बात है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा इसमें हिंदी में समझा रहा हूं। आगे मैं जब भी आपको कुछ लिखवाऊंगा तो वहां पर जो भी इंग्लिश टर्म्स है वो मैं आपको लिखवा दूंगा, ठीक है। चलिए भाई, आवाज की अगर प्रॉब्लम है तो मैं फिर बैटरी चेंज करूं। यहां पर तो बैटरी फुल है, देखिए। अब इसका मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। अगर वाकई में आपको आवाज कम आ रही है तो फिर इसका थोड़ा कुछ चेंज करके देखें। सभी को प्रॉब्लम है क्या, बताइए जरा, सभी की प्रॉब्लम है वॉइस की? चलिए देखिए, मैक्सिमम कह रहे हैं कोई जो है ना प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई जिसकी वॉइस की प्रॉब्लम है, देखिए आप थोड़ा अपना मोबाइल चेक कीजिएगा, उसमें कहीं तो प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इसके बाद जो एज आता है वो आता है आयरन एज, यानी कि जहां पर उसने अपने लोहे के उपकरण टूल्स को यूज करना शुरू किया वो कहलाया आयरन एज मैन, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्राचीन काल यहां पर आता है हमारा। तो अगर हम बात करें राजस्थान में, तो जो अलग अलग जो एंशियंट साइट्स हैं, जो हमने वहां पर देखा कि कौन सा मानव वहां पर रहता था, ये मानव रहता, ये मानव रहता था, ये मानव रहता था, ये मानव रहता था। तो ये लोह काल तो फिर आज तक का जो है ना वो लोह काल ही कहलाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो अपना प्राचीन है, तो यहां पर ये तीन चीजें मेरे ख्याल में आपकी समझ में आ गई होंगी कि प्राचीन काल में हम क्या क्या पढ़ते हैं, कौन सी साइट्स हैं जो इस एज की हैं, इस एज की हैं या इस एज की हैं, ठीक है। फिर ये लोह काल तो आज तक चलाया है, प्राचीन काल से लेकर के मध्यकाल और आधुनिक तक चलाया है ये लोह काल, ठीक है। आई थिंक ये आपकी बात समझ में आ गई होगी। आयरन मैन, चलिए, तो अलग अलग साइट्स हैं यहां पर। थोड़ा सा प्राचीन जो है पढ़ाने में भी और पढ़ने में भी थोड़ा बोरिंग है। बोरिंग इन द सेंस कि कालीबंगा उठा लिया हमने, कालीबंगा में क्या क्या चीजें मिली हैं, खुदाई में वहां पर एक्सकेवेशन हुआ है, उसमें कौन कौन सी हमें ऐसी वस्तुएं हैं जो मिली हैं, और यहां पर ऐसी कौन कौन सी स्पेशल बातें हैं, किस तरह का मानव था, कैसे रहता था, इस तरह का है। तो यहां आपके प्राचीन से क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, संभावना बहुत कम है। हिस्ट्री में अगर आपको रिवाइज करना है तो प्राचीन को सबसे लास्ट में, एंशियंट हिस्ट्री को सबसे लास्ट में रिवाइज कीजिएगा। इसमें भी चार साइट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको रिवाइज जरूर कीजिएगा। जैसे कालीबंगा हो गया, बैराट हो गया, आहड़ हो गया और गणेश्वर, ये चार साइट्स हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे हम लगभग लगभग 12-13 साइट्स को देखेंगे, ठीक है। तो ये हुआ आपका एंशियंट। अब आती है आपकी बात मध्यकाल की, मिडिवल राजस्थान। तो देखिए, मिडिवल राजस्थान में अलग अलग शासक हुए, अलग अलग डायनेस्टीज में, अलग अलग आपकी डायनेस्टी, जैसे मेवाड़ डायनेस्टी हो गई, ठीक है। ऐसे ही आपका जो स्टेट्स थे, प्रिंसली स्टेट्स थे, मेवाड़ प्रिंसली स्टेट हो गया, आमेर, उसके बाद जयपुर प्रिंसली स्टेट हो गया, मारवाड़ या जोधपुर हो गया, बीकानेर हो गया। चौहान फिर अलग अलग हैं, जालोर के चौहान अलग हैं, आपके अजमेर के चौहान अलग हैं। ये मध्यकाल में हम जो अलग अलग रूलर्स थे उनकी हम बात करेंगे, ठीक है। उनकी प्रिंसली स्टेट कौन सा था, उसमें कौन कौन सी डायनेस्टीज आई। जैसे हम मेवाड़ की बात करें तो मेवाड़ में पहले आई आपकी गुहिल डायनेस्टी, गुहिल वंश, और उसके बाद में आया सिसोदिया राजवंश, सिसोदिया डायनेस्टी। तो ये अलग अलग जो डायनेस्टीज हैं, अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स में, उनकी हम बात करेंगे। उन डायनेस्टीज में कौन कौन से रूलर्स हुए और उन रूलर्स के रेन पीरियड में कौन कौन सी जो घटनाएं हैं वो घटती हैं, उनको हम बात करेंगे मध्यकाल में, ठीक है। अच्छा, ओके। देखिए, ये जो आप बात करें पीडीएफ, देखिए कल्चर मैंने आपको पढ़ा दिया है, हमारा कल्चर कंप्लीट हो चुका है। उसमें मैंने आपको बताया कि जो फैक्चुअल टॉपिक्स हैं, वो टॉपिक्स कौन कौन से हैं ये भी मैं आपको बता चुका हूं। तो वो फैक्चुअल टॉपिक, उसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है। तो उसमें आपको पीडीएफ मिलेगी जो मैंने इंस्टीट्यूट को अवेलेबल करा रखी है, ठीक है। कुछ मेरे पास में फोन भी आए थे और कुछ जो है व्हाट्सएप पे मैसेज भी आए थे कि सर आप पीडीएफ अवेलेबल करा दे। देखिए, मेरे पास पीडीएफ नहीं है, मेरे पास ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हैं, ठीक है। और लॉकडाउन से पहले, यानी कि जब कोचिंग बंद हुई है, ऑफलाइन कोचिंग, तो उससे पहले
एक और कोचिंग है, वहां पर मैंने अवेलेबल कराया हुआ था उनको कि भाई ये जो है बच्चों को देना है, आप इनकी टाइप करवा करके और अपना डिस्ट्रीब्यूट करवा दीजिए। उससे क्या हुआ, अब वो तो मैंने दे दिया वहां पर, लेकिन उससे पहले ही कोचिंग हो गई बंद। तो मेरे वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो फैक्चुअल टॉपिक्स हैं, जो मैं आपको पीडीएफ के रूप में कह रहा हूं देने के लिए, वो रह गए उस इंस्टीट्यूट में। अब वापस से इंस्टीट्यूट ऑफलाइन खुले तो मैं वहां से वो लेकर आऊं, तो इसलिए वहां पर व्हाट्सएप पे भी मेरा अवेलेबल करा पाना असंभव है। ठीक है, इंस्टीट्यूट से आप बात कीजिएगा। पहले भी जो जेईएन का एग्जाम हुआ था नवंबर दिसंबर में, उसमें मैंने अवेलेबल कराई थी और बच्चों को दी भी गई थी। तो आप एक बार इंस्टीट्यूट से संपर्क कीजिएगा, वो आपको अवेलेबल करा देंगे। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई आपके? आप एक बार बात कर लीजिए। मैं कह चुका हूं जो फैक्चुअल टॉपिक्स हैं, वो जो पीडीएफ आपने बना रखी है वो अवेलेबल करा दीजिएगा। उस पीडीएफ में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बेझिझक मुझसे पूछिएगा। चलिएगा, तो यहां पर मध्यकाल में अब आप कहेंगे कि सर ये कहां से शुरुआत होती है। देखिए, इसका फिर हम कहेंगे कि कोई फिक्स नहीं है। अलग अलग डायनेस्टीज अलग अलग टाइम पीरियड में शुरू हुई। जैसे हम बात करें आपकी चौहान, तो चौहान अजमेर के जो चौहान थे, सांबर के चौहान या अजमेर के चौहान, उनकी शुरुआत होती है 6th सेंचुरी में। ठीक है, इसके बाद आपका 14th सेंचुरी में आपके कछवाहा डायनेस्टी शुरू होती है, जो कि आमेर, और फिर उसके बाद जयपुर राजवंश बना जो कि। ठीक, तो ये अलग अलग हैं, लेकिन हम मध्यकाल में मोटा मोटी अगर हम ये डिविडेशन जो कर रहे हैं कि मध्यकाल में हम क्या पढ़ेंगे, जो अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स थे, उनमें कौन कौन सी डायनेस्टीज थी, उनमें कौन कौन से रूलर्स थे, और उन रूलर्स के रेन पीरियड में कौन कौन सी मुख्य घटनाएं घटी, इनको हमको देखना है मध्यकाल में। मेरे ख्याल में आपकी बात समझ में आ गई होगी। चलिए, अब इसका एंड कहां होता है अगर हम बात करें, जो हमारा मिडिवल राजस्थान है। देखिए, एक हम कहेंगे कि सबऑर्डिनेट अलायंसेस ट्रीटीज हुई थी 1818 की। जनरली यहां माना जाता है कि जो संधियां हुई 1818 की, वहां पर आपका मध्यकाल खत्म हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आधुनिक जो शुरू होगा वो 1818 की ट्रीटीज से, जिनको हम कहते हैं सबऑर्डिनेट अलायंसेस, वहां से इसकी मॉडर्न की शुरुआत होती है। ठीक है, जब हम मध्यकाल देखेंगे तो अलग अलग डायनेस्टीज में जो रूलर्स आएंगे, लास्ट रूलर जो जिसने की 1818 की ट्रीटी की थी, वहां पर हम खत्म कर देंगे मध्यकाल को। तो ये 1818 की ट्रीटीज क्या थी, इसको आज हम डिस्कस करेंगे, हम बात करेंगे। ठीक है, लेकिन मध्यकाल जो जनरली खत्म होता है, इसका कोई फिक्स नहीं है भाई प्राचीन का, कि कहां से शुरू हुआ कहां से खत्म हुआ। बस जो एंशिएंट जो हमारे साइट्स हैं उनकी हम बात करेंगे। यहां पर मध्यकाल कहां से शुरू हुआ तो कोई फिक्स नहीं है, अलग अलग डायनेस्टी जहां से शुरू होती हैं वहीं से हमने मान लिया कि साहब ये मध्यकाल यहां से शुरू है। ठीक, और 1818 पे जनरली हम इसको खत्म कर देते हैं, जहां पर ये सबऑर्डिनेट अलायंसेस हुई। अलग अलग जो रूलर्स थे उन्होंने अंग्रेजों के साथ में जो संधियां की, जो ट्रीटीज की थी, उस वहां पर हम ले जाकर इसको खत्म कर देते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है ऋतिक जी, मैं भी बोल दूंगा, एक बार और रिमाइंड करा दूंगा उनको। अब आधुनिक की अगर हम बात करते हैं, देखिए सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो आपके आते हैं वो मॉडर्न से आते हैं। तो अगर आप शुरुआत करें रिवीजन की लास्ट मोमेंट पर, तो सबसे पहले आप मॉडर्न को रिवाइज कीजिएगा। उसके बाद जो क्वेश्चंस आते हैं इससे कम, वो मध्यकाल में आते हैं, और सबसे कम आते हैं प्राचीन में। तो आधुनिक हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको आधुनिक, हम फिर मैं आपसे कहूंगा कि आधुनिक हमारा कहां से शुरू होता है, तो ये शुरू होता है 1818 की ट्रीटीज के साथ में। 1818 की जो संधियां हुई थी, ये टर्निंग पॉइंट था हमारे राजस्थान के इतिहास में। यहां पर अंग्रेजों ने यहां के जो रूलर्स थे उन पर अपना शिकंजा कसा था, अपना एक तरह से रूल इन्होंने स्टेब्लिश किया था। तो यहां से हम मानते हैं आधुनिक काल। अब आधुनिक काल में देखिए हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो देखिए आधुनिक काल हम शुरुआत करेंगे 1818 की संधियां क्या थी, क्यों हुई, और इनके क्या रिजल्ट्स रहे। ठीक है, यहां से हम शुरुआत करेंगे, और फिर उसके बाद जब अंग्रेजों ने अपना मकर जाल यहां पर राजस्थान में फैला लिया, और फिर उनका जब विरोध हुआ, तो रिवोल्ट ऑफ 1857 हमारे सामने देखने को हमें मिलता है। तो यहां पर 1818 की ट्रीटीज के साथ में उसके बाद हम शुरू करेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति। इसके बाद अलग अलग आपके पेजेंट मूवमेंट्स हुए हैं, किसान आंदोलन हुए हैं, उनको भी हम
आधुनिक काल में ही पढ़ेंगे। किसान आंदोलन हो गए, इसके बाद में कुछ ट्राइबल मूवमेंट्स हुए हैं कि ट्राइब्स ने जो है अपना आंदोलन किया है, जनजाति आंदोलन हुए हैं, उनकी भी बात हम आधुनिक में करेंगे। इसके अलावा प्रजामंडल आंदोलन, अब प्रजामंडल आंदोलन क्या था, प्रजामंडल क्या है, एक आंदोलन के रूप में, एक मूवमेंट के रूप में इसने कैसे रूप लिया, उसको भी हम मॉडर्न में पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हमारा जो इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान है, राजस्थान का एकीकरण, किस तरीके से प्रिंसली स्टेट्स को एक करते हुए इस राजस्थान को रूप दिया गया, वो हमारा लास्ट टॉपिक होगा आधुनिक राजस्थान में। तो इस तरीके से एक मैंने आपको एक क्या कहना चाहिए कि खाका बताया है कि हम इन राजस्थान के इतिहास में, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान में 3 पार्ट में इस तरह से डिवाइड करके हम क्या कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, आपको तो बस इतना रखना है कि प्राचीन में मैंने आपको क्या लिखा है उसको आप रिवाइज कीजिए, मध्यकाल में क्या लिखा है और आधुनिक में क्या लिखा है उनको आप रिवाइज कर लीजिए, उनमें से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, तो ये जो है एक ब्रीफिंग कह लीजिए कि हिस्ट्री का मैंने आपको बताया, ताकि आपके दिमाग में एक पिक्चर क्लियर हो जाए कि हम लोग क्या कुछ पढ़ेंगे। अब देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि प्राचीन बहुत बोरिंग है, हमारे लिए तो बोरिंग नहीं, हम तो पढ़ा देंगे, लेकिन थोड़ा सा कुछ हिस्ट्री में इंटरेस्टिंग जो है वो अगर शुरुआत उससे हो तो हमें हिस्ट्री थोड़ी सी आसान लगेगी। देखिए, कल्चर इंटरेस्टिंग है, नो डाउट, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि कल्चर एक इंटरेस्टिंग हमारा सब्जेक्ट रहा, उसमें हमें पता चलता है कि हमारे कल्चर में क्या क्या चीजें। लेकिन हिस्ट्री कई लोगों को गड़े मुर्दे उखाड़ने का सब्जेक्ट लगता है कि क्या है, जो मर खप गए उनको उठा उठा के हमारे सामने पेश कर रहे हो, क्या मतलब है। खैर, तो हम थोड़ा सा अपनी साइकोलॉजी को, ताकि हमारी साइकोलॉजी ठीक रहे, हिस्ट्री भी हमारी समझ में आए, तो हम शुरुआत करेंगे आधुनिक से। ठीक है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमने आधुनिक से शुरू किया तो आपको ये चीज नहीं पढ़ी तो आपकी समझ में नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, मध्यकाल में अगर हम शुरुआत करते हैं, शुरुआत मध्यकाल से भी कर सकते हैं हम लोग, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मध्यकाल में से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारा आधुनिक है, और थोड़ा इससे ज्यादा थोड़ा सा क्या है कि इंटरेस्टिंग भी है कि जैसे यहाँ पे मध्यकाल में मारकाट के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता, वो बैटल हुई, फलाना ढिमका हुआ, उसने उसको मारा, उसने उसको, तो इस तरह से थोड़ा सा मारकाट से शुरुआत ना करके हम आधुनिक से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक, और शुरुआत होगी हमारी 1818 की संधियों से। मैं हमेशा शुरुआत यहीं से करता हूं, उसके बाद मध्यकाल पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग प्राचीन राजस्थान पढ़ेंगे। ठीक है, इससे फायदा ये होगा कि आपका थोड़ा माइंडसेट जो है वो ठीक ठाक रहेगा। ठीक है ना, नहीं तो प्राचीन से मान लीजिए मैंने शुरुआत कर दी तो कालीबंगा है, ये खुदा, उसने खोदा, इसने इसको खोदा और यहां से ये चीजें मिली, थोड़ा सा आपको बोरिंग लग सकता है। तो हम शुरुआत जो करें वो हम इंटरेस्टिंग टॉपिक से करते हैं, और वो है हमारा मॉडर्न राजस्थान। ठीक है भाई, चलिए भाई, तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं हमारा आधुनिक राजस्थान, मॉडर्न राजस्थान, और जैसा मैंने आपको बताया कि शुरुआत करेंगे हम 1818 की संधियों के साथ। क्लियर? चलिए, तो हम यहां पे मॉडर्न ले रहे हैं, आधुनिक राजस्थान, मॉडर्न राजस्थान, और शुरुआत हम कर रहे हैं ट्रीटीज ऑफ (1818), जिसको हम जनरल में हम इसको कह देते हैं ट्रीटीज ऑफ 1818। ट्रीटीज ऑफ 1818, या इसको हम सबऑर्डिनेट अलायंस भी कह देते हैं। देखिए, 1818 की जो ट्रीटीज हुई थी, सबऑर्डिनेट अलायंसेस जो हुई थी, ये हमारे राजस्थान के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है, क्योंकि यहां पर इन्हीं ट्रीटीज के थ्रू जो अंग्रेज लोग थे, ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने घुसपैठ शुरू कर दी
हमारे राजस्थान में, और इन्हीं संधियों के मार्फत उन्होंने कब्जा कर लिया एक तरह से यहाँ की रियासतों पर एज अ रूलर इनडायरेक्टली, और बाद में फिर वो डायरेक्टली भी रूल करने लगे। वो कैसे किया उन्होंने वो हम देखेंगे। अब बात ये आती है कि 1818 की संधियां क्यों हुई, क्या रीजन था। अब ये 1818 की जो संधियां हुई थी, यहां के जो रूलर्स थे, प्रिंसली स्टेट्स के जो रूलर्स थे, उनके बीच और अंग्रेजों के बीच में, ब्रिटिशर्स के बीच में हुई थी। ठीक है, अब ये क्यों हुई, क्या जरूरत पड़ी, देखिए इसको समझते हैं सबसे पहले कि हमने क्यों की ये 1818 की संधियां अंग्रेजों के साथ। देखिए मध्यकाल में हम देखते हैं कि अलग अलग रूलर्स हैं जो यहां पर शासन कर रहे हैं, लेकिन हमारी एक बहुत बड़ी कमजोरी रही यहां के राजस्थान के शासकों की कि अलग अलग राज्य हैं तो एक दूसरे से लड़ते भिड़ते रहे, कभी भी उन्होंने एक यूनिटी से काम नहीं किया। अगर यूनिटी से काम करते तो शायद यहां पर कोई एक प्रिंसली स्टेट होता, लेकिन हर शासक, हर जो डायनेस्टी थी वो अपने आप को दूसरे से तुर्रम खां समझती थी, यानी उससे ज्यादा उच्च समझती थी। जैसे मारवाड़ में राठौड़ हैं, ठीक है, ऐसे आपके ढूंढाड़ में कछवाहा हुए, ठीक इसी तरीके से आपके मेवाड़ में सिसोदिया, और पहले गोहिल और उसके बाद में सिसोदिया हुए। तो ये सब अपने आप को उच्च समझते थे। और आज भी राजपूतों में, यहां तक अगर हम बात करें तो यहां पर जो रूल किया है वो राजपूत ने किया है, ठीक है, और एक राजपूत दूसरे राजपूत से अपने आप को श्रेष्ठ समझता था, ठीक है, इसी वजह से ये लोग कभी यूनाइट नहीं हो पाए। अब देखिए दिक्कत कहां पैदा हुई, जब मराठे, शिवाजी आपने नाम सुना होगा, पढ़ा भी है, तो शिवाजी ने मराठों को स्टेब्लिश किया था, मराठा साम्राज्य को स्थापित किया था। और शिवाजी के समय में मराठे जो थे वो महाराष्ट्र तक सीमित थे, लेकिन शिवाजी के बाद धीरे धीरे जब इनकी शक्ति जो है बढ़ती चली गई, तो फिर इन्होंने अपने राज्य से बाहर निकलकर अपने जो महाराष्ट्र वाला इलाका जो था, प्रेजेंट जिसको महाराष्ट्र कहते हैं, उससे बाहर निकलकर दूसरे राज्यों पर भी धावे बोलना शुरू कर दी। अब देखिए जब यहां पर हम देखते हैं मुगल लोग थे, अगर हम इंडियन की बात करें, इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं, तो मिडिएवल में हम सल्तनत काल और मुगल काल, दो ये पीरियड्स हैं, मुगल पीरियड एंड सल्तनत पीरियड, ये दो पीरियड हम पढ़ते हैं मध्यकाल में। इंडियन हिस्ट्री की बात कर रहा हूं मैं। तो यहां पर मुस्लिम जो शासक थे उन्होंने अटैक किया, यहां पे बाहर से आए थे ये लोग, और यहां अटैक करने के बाद में यहां पर इन्होंने रूल किया। तो सबसे पहले सल्तनत पीरियड आया। तो सल्तनत पीरियड इसलिए आया क्योंकि उनके जो शासक थे वो कहलाते थे सुल्तान, तो इसलिए वो कहलाए, शासक जो थे सुल्तान कहलाए। जब बाबर यहां पर आया तो उसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की, और फिर उसके बाद मुगल लोग आए। तो बाबर से लेकर और औरंगजेब तक जो हमारा मध्यकाल में हम पढ़ते हैं, ये ऐसे रूलर्स हुए जिन्होंने पूरे भारत की लगभग अगर हम बात करें, अब बाबर की बात करें तो वो तो नॉर्थ इंडिया में ही था, नॉर्थ इंडिया भी उसके पूरे कब्जे में नहीं आ पाया था, लेकिन अगर हम बात करते हैं अकबर तक हम पहुंचते हैं, तो हम देखते हैं कि लगभग पूरे देश को एक यूनाइट करके उन्होंने रखा। यूनाइट का मतलब है पूरे भारत पर अकबर का, शाहजहां का, मतलब एक ही रूलर था, एक ही मुगल शासक था। लेकिन औरंगजेब की जब डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो मुगल साम्राज्य है उसका विघटन शुरू हो जाता है, उसका डिक्लाइन शुरू हो जाता है। और बहादुर शाह फर्स्ट जो कि औरंगजेब का बेटा था, वहां से लेकर और बहादुर शाह जफर जो कि 1857 की क्रांति के समय कैद करके बर्मा रंगून भेज दिया गया था, वहां तक हम कहते हैं पोस्ट मुगल पीरियड या पोस्ट मुगल रूलर्स। तो ये इतने मजबूत नहीं थे जितने कि मध्यकाल वाले बाबर से लेकर और औरंगजेब तक जो शासक थे वो मजबूत थे। तो अब औरंगजेब के बाद में केंद्रीय सत्ता जो थी, जो सेंट्रल जो आपकी गवर्नमेंट थी, वो एक तरह से कमजोर हो गई। अच्छा, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट मजबूत रहेगी तो यहां पे जो राजपूत शासक थे, अब हम आगे देखेंगे मध्यकाल में कि मैक्सिमम राजपूत शासकों ने क्या की थी, उनकी अधीनता स्वीकार की थी, उनके अधीन थे, अपने जो स्टेट था उनका वो उनके मालिक थे। लेकिन जैसा मुगल चाहते थे, जैसा मुगल रूलर चाहते थे, इनको वैसा ही करना पड़ता था।
तो इसलिए ये अपनी मनमानी नहीं कर सकते थे, ठीक है। लेकिन जैसे ही केंद्रीय सत्ता कमजोर होती है तो इधर जो मराठे हैं वो कोशिश करते हैं कि पूरे भारत पर अपना अधिकार स्थापित कर लें। तो जब वो दिल्ली की तरफ बढ़े हैं तो रास्ते में आया राजस्थान, तो उन्होंने मराठों ने क्या किया है, राजस्थान पर भी धावे बोलना शुरू किए। सबसे पहले उन्होंने मालवा और गुजरात पर आक्रमण किया था। देखिए गुजरात वाला इलाका आज गुजरात स्टेट कहलाता है, पहले ये गुजरात स्टेट नहीं था। तो हम बात करेंगे कि गुजरात जो है, इधर तो ये गुजरात आ गया और इधर मध्य प्रदेश वाला इलाका और हमारे राजस्थान का साउथ ईस्ट वाला पोर्शन ये, और मध्य प्रदेश वाला ये मालवा राज्य हुआ करता था। तो मराठों ने नीचे से आकर इन दोनों स्टेट्स पर अटैक किया। अब यहां तक ये पहुंच गए तो हमारा जो राजस्थान था इनसे टच कर रहा था, तो उन्होंने राजस्थान पर भी दावे बोलना शुरू कर दिया। तो सबसे बड़ी दिक्कत यह आई कि मराठों ने यहां पर अटैक करना शुरू किया था। मराठे विदेशी शक्ति थे, ठीक है। अच्छा, मराठे लोग एक तरह का टैक्स वसूलते थे। क्या था वो था चौथ, जो कि शिवाजी ने शुरू किया था। आप सुनते हैं ना चौथ वसूली, ठीक है। किशन जी शायद आप ही की प्रॉब्लम है ये, बाकी लोग तो ये शिकायत कर नहीं रहे बफरिंग वाली। तो देखिए आप ही की कुछ प्रॉब्लम होगी, बाकी सब लोगों को तो मेरे ख्याल में क्लियर आ रहा है। तो चौथ क्या था कि शिवाजी जो अपने राज्य जो था उसके अड़ोस पड़ोस में जब अटैक करते थे तो वो कहते थे कि भाई देखिए हम आपको आपके राज्य में शासन करने देंगे, बट आपको एक टैक्स देना पड़ेगा चौथ। अब इसको चौथ क्यों कहते हैं, क्योंकि जो एनुअल आपकी इनकम होती है उसका 1/4 पार्ट, 1/4 भाग आपको टैक्स के रूप में हमें देना पड़ेगा, इसलिए उसको कहा गया चौथ। 1/4 था, 1/4 था, इसलिए इसको कहा गया चौथ, ठीक है। तो ये टैक्स आप हमें दीजिए तो हमें कोई दिक्कत नहीं, आप हर साल हमें चौथ पहुंचाते रहिए और अपने राज्य में आप अपने स्टेट में अपना जो भी रूल है उसको करते रहिए, उसको शासन को चलाते रहिए। लेकिन अगर आपने चौथ नहीं दिया तो फिर हम आपके स्टेट पर अटैक करेंगे और उसको अपने में मिला लेंगे। तो ये चौथ जो था, ये मराठे क्या करते थे, चौथ वसूली करते थे। अब जैसे इन्होंने अटैक किया मेवाड़ पर, नीचे सबसे नीचे जो हमारा राज्य था वो मेवाड़ था और नीचे से उन्होंने अटैक किया था, तो इस वजह से यहां पर चौथ वसूली उन्होंने की। जो राजस्थान की जो साउथ का जो फ्रंटियर था वहां पर उन्होंने अटैक किया और चौथ वसूली की। तो इन मराठों के साथ में पिंडारी लोग भी हुआ करते थे। अब देखिए मराठों के साथ में पिंडारी भी थे। अब ये पिंडारी कौन थे, पिंडारियों को जनरली कहा जाता है मराठों के शिकारी कुत्ते। अब शिकारी कुत्ते क्यों कहा गया, देखिए पिंडारी कोई ऐसी जाति नहीं थी, पिंडारी लोग वो थे जो मराठों की मदद किया करते थे जब ये अटैक करते थे। इसमें हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, दोनों ही हुआ करते थे। तो इनको मतलब पिंडारी जो है वो मराठों की मदद कर रहे हैं, लेकिन ये इनके कोई सैनिक नहीं थे, भाड़े के सैनिक कि भाई इनको तनख्वाह मिलती थी या जो कुछ भी था। ये पिंडारी लोग क्या करते थे, मराठों के साथ में जाते थे, अटैक करते थे, वहां पर जो कुछ भी मिलता था, जो कुछ भी पिंडारियों ने लूटा वो पिंडारियों का ही हुआ करता था। उस पर मराठे कहते थे कि ठीक है आप हमारी मदद कर रहे हैं, तो आप वहां पर जब अटैक करेंगे तो वहां से जो कुछ मिलेगा वो आप ले लीजिएगा, उस पर हमारा कोई हक नहीं होगा। तो इनको कोई तनख्वाह वगैरह नहीं मिलती थी, ये इनके साथ में जाते थे और अटैक करने में इनकी मदद करते थे। शिकारी कुत्ते क्यों कहा, शिकारी कुत्ते का काम क्या होता है, जब शिकारी शिकार पर जाता है तो मान लीजिए कोई खरगोश है, जैसे मान लीजिए तो खरगोश बहुत तेजी से दौड़ा, तो कुत्ता क्या करेगा, तुरंत ही जो है उसको दबोच लाएगा और फिर अपने मालिक को लाके दे देगा और उसमें से कुछ पार्ट वो उसको कुत्ते को दे देगा, तो कुत्ते का काम चल गया। तो इस तरीके से ये पिंडारी लोग जो थे ये आगे चलकर पहले तो भाड़े के इनके जो है सहायक हुआ करते थे, लेकिन बाद में चलकर ये पिंडारी लोग बहुत ज्यादा मजबूत हो गए और इनके कुछ लीडर्स हो गए। जैसे एक था आपका चीतू खां, बाद में अंग्रेजों ने इन पिंडारियों का दमन किया है, इनको क्रश किया है बुरी तरह से। और ये जो 3 लीडर्स थे, मेन 3 लीडर्स आते हैं आगे,
चीतू खां, जब अंग्रेजों ने उनको दबाने की कोशिश की तो वो भाग गया जंगलों में, उसको खा गया चीता, तो वो खत्म हो गया। इसके बाद में एक था वासिल मोहम्मद, उसको पकड़ के फांसी दे दी गई। और बाद में एक और प्रोमिनेंट लीडर बचता है, वो था अमीर खां पिंडारी। अब ये मैं आपको पिंडारियों के बारे में क्यों बता रहा हूं, ये मध्यकाल की इंडियन हिस्ट्री की बात क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यहां से इन पिंडारियों से निकलकर आया है अमीर खां पिंडारी। और ये अमीर खां पिंडारी हमारे काम का है, क्योंकि ये अमीर खां पिंडारी इतना मजबूत हो गया था, इतना मतलब ताकतवर हो गया था, इसके बाद बहुत बड़ी सेना थी कि अंग्रेज इसको क्रश नहीं कर पाए। तो फिर क्या हुआ, इसको टोंक की जागीर दे दी गई। तो टोंक जो हमारा एकमात्र मुस्लिम स्टेट था, अलग अलग स्टेट थे, कहीं आपका जो है मारवाड़ है, कहीं ढूंढाड़ है, तो उनमें से एक टोंक बनता है। तो टोंक का पहला जो नवाब बनता है, एकमात्र मुस्लिम रियासत थी हमारी टोंक, उसका अमीर खां पिंडारी पहला नवाब बना था। और अमीर खां पिंडारी आगे भी आएगा, इसलिए ये थोड़ा सा मेरे को समझाना जरूरी था। ठीक है, अब ठीक है, वो सब छोड़िए, कौन अलग हुआ कौन नहीं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें तो बेसिकली ये जानना था कि पिंडारी कौन थे। ठीक है, मेरे ख्याल में बात समझ में आ रही होगी भाई। एक मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं ताकि आगे हमारी चीजें आसान हो सके। तो अगर समझ में आ रहा है तो बता दीजिए। ओके, ठीक है, सबको आ रहा है, क्लियर है, सबकी समझ में आ रहा है। ठीक, तो अब ये मराठे और पिंडारी जो है क्या करते थे, अटैक करते थे। और धीरे धीरे इन्होंने बाद में अटैक करना शुरू किया पूरे राजस्थान पर। तो एक तो समस्या ये थी कि यहां के जो रूलर्स थे इन मराठों से परेशान थे, ये बार बार अटैक करते थे। ठीक है, दूसरी बात, जब मैंने आपको बताया है कि भाई ये जो राजा थे यहाँ के जो रूलर्स थे, वो कभी भी यूनाइट होकर नहीं रह पाए, आपस में एक दूसरे पर अटैक करते रहते थे। जैसे हम अभी मध्यकाल में जब जाएंगे तब हम देखेंगे कि किस तरह से अटैक हो रहा है इनका एक दूसरे पर। तो जब ये अटैक हो रहे हैं तो फिर बाद में क्या हुआ, पहले तो केंद्रीय सत्ता थी, सेंट्रल गवर्नमेंट थी आपकी मुगल, वो कंट्रोल करते थे। यहां पे मान लीजिए आपस में लड़ मर रहे हैं तो तुरंत ही मुगल शासक क्या करता था कि छोड़ो ये लड़ाई झगड़ा, मैं बैठा हूं ना, मैं आपका जो सुलह है वो करूंगा, मैं आपका झगड़े का निपटारा करूंगा। लेकिन अब क्या हुआ, मुगल लोग कमजोर पड़ते चले गए, उनकी जो आंतरिक जो इंटरनल उनकी जो पॉलिटिक्स थी वो प्रबल होती चली गई। उनके जो फ्यूडल थे वो किंग मेकर्स बन जाते हैं, वो राजा बनाने लगे। तो ये केंद्रीय सत्ता जब कमजोर हुई तो अब इनके आपसी निपटारे कौन करे। ठीक है, तो इन्हें यहां के शासकों को किसी ऐसी शक्ति की, ऐसी पावर की आवश्यकता थी जो इनकी मदद कर सके। ठीक है, अब ये ढूंढ रहे थे कि कौन है ऐसा। तो एक तो ये समस्या, दूसरे मराठे अटैक करे तो इनसे हमारी रक्षा कौन करे, उधर मुगल लोग कमजोर हो गए हैं। ठीक है, तो ये समस्याएं आई तो इन्होंने देखा कि यहां पर धीरे धीरे अंग्रेज क्या कर रहे हैं, अपनी सत्ता को मजबूत कर रहे हैं, अपनी यहां पर जो इन्होंने पावर जो है उसको मजबूत करते जा रहे हैं। तो शुरुआती दौर में यहां के शासकों ने अंग्रेजों की तरफ देखा कि साहब आप हमारी मदद कीजिए। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं कि शुरू में अंग्रेजों ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया राजस्थान में, क्योंकि उनका उद्देश्य था पूरे भारत में अपने पैर जमाना, वो दूसरी जगह अपने पैर जमा रहे थे, तो उन्होंने शुरू में इंटरेस्ट नहीं लिया। अभी जो मराठे थे, ये लोग जब ये आपस में लड़ मर रहे हैं तो एक दूसरे से सहायता ले रहे हैं। ठीक है, तो सहायता ले रहे हैं तो मराठे जो है कभी किसी की मदद कर रहे हैं, कभी किसी की मदद कर रहे हैं। तो इस तरह से इनकी जो इंटरनल पॉलिटिक्स थी उसका फायदा उठाते हुए इन्होंने कभी किसी की मदद की, कभी किसी की मदद की, और उनसे चौथ वसूली की। यानी इनको धन की आवश्यकता थी मराठों को। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर मराठे और पिंडारी थे, आपस में भी लड़ते भिड़ते रहते थे यहाँ के जो रूलर्स थे। इस वजह से इन्हें एक ऐसी शक्ति की आवश्यकता थी जो इनकी रक्षा कर सके। ठीक है, 1818 से पहले तक अंग्रेजों ने इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन 1818 तक ब्रिटिशर्स ने लगभग पूरे भारत पर अपना शिकंजा कस लिया था। और अब वो राजस्थान की तरफ देख रहे थे कि भाई ये राजस्थान वाला जो पोर्शन जिसको आज हम राजस्थान कहते हैं, ये भी हमारे अंडर आना चाहिए। तो फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि अब अंग्रेज भी देख रहे हैं राजस्थान की तरफ, और यहां के शासक पहले से ही कोशिश में है कि भाई किसी तरह से अंग्रेजों का साथ मिल जाए।
तो जैसे ही 1818 में यहां के शासकों ने अंग्रेजों की तरफ हाथ बढ़ाया तो अंग्रेजों ने तुरंत ही उनका हाथ पकड़ लिया कि चलो अब हम तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हैं। तो इस तरीके से ये जो 1818 की जो संधियां हुई, जिनको हम सबऑर्डिनेट अलायंस भी बोलते हैं, ये संधियां, ये ट्रीटीज हुई अंग्रेजों और यहां के रूलर्स के बीच। मेरे ख्याल में यहां तक आपकी समझ में चलिए इंटरेस्ट आ रहा है। ओके, बढ़िया है, इंटरेस्ट बना रहे, कायम रहे ये, तो फिर हमारी समझ में भी जल्दी आएगा। तो ये एक बैकग्राउंड था कि ये संधियां क्यों हुई, यहां के शासकों को ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि उन्होंने अंग्रेजों का हाथ पकड़ा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हुई आपकी ट्रीटीज। अब ये किसके साथ में हुई, कैसे हुई, इनको हम अब देखेंगे। अब देखिए, ये जो ट्रीटीज थी, इनके क्या प्रावधान थे, क्या इनमें दिया गया था, क्या थे ये। तो देखिए, इन ट्रीटीज की अगर हम बात करते हैं तो पहला ये था कि भाई हम आपकी पूरी तरीके से मदद करेंगे, मराठों से मदद करेंगे, दूसरे जो आपके जो राइवल्स हैं, दूसरे जो आपके राज्य हैं, उनसे भी हम आपकी रक्षा करेंगे, उसको प्रोटेक्शन हम देंगे। अंग्रेजों को क्या मिलेगा? अंग्रेजों ने कहा देखो तुम लोग चौथ देते हो, किसको? मराठों को। अगर वो अटैक करते हैं तो आपके राज्य पर अधिकार कर सकते हैं, उससे बचने के लिए आप हर साल उनको चौथ पहुंचा देते हैं। तो फिर ये जो चौथ है अब आप उनको नहीं देंगे। जो चौथ आप देते हैं मराठों को वो आप हमें देंगे अब, क्योंकि हम आपकी रक्षा कर रहे हैं, हम आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, इसलिए ये चौथ अब मराठों को नहीं जाना चाहिए, ये हमें जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो 1818 की जो संधि के जो प्रावधान थे वो अलग अलग स्टेट्स के साथ में अलग अलग थे। जैसे जैसलमेर वो दूर था तो वहां तक मराठे नहीं पहुंच पाए थे, तो उनको जो है ना कहा कि ठीक है आप मत दीजिए, हम केवल आपको प्रोटेक्शन देंगे, क्योंकि इनको यहां पर अपनी सत्ता स्थापित करनी थी, इनको यहां पर अपना राज्य स्थापित करना था, शुरू में इनडायरेक्टली और बाद में डायरेक्टली। तो इसलिए शुरुआती दौर में अकॉर्डिंग टू रूलर्स इन्होंने बात की है कि भाई आप लोग जो चौथ नहीं देते थे क्योंकि आप दूर थे, वहां तक मराठे नहीं पहुंच पाए थे, तो ठीक है आपको देने की जरूरत नहीं, हम आपको ऐसे ही फ्री में ही आपको प्रोटेक्शन देंगे। ठीक है, लेकिन बाकी जो थे अलग अलग स्टेट, उनसे कहा कि भाई जैसे मेवाड़ था तो वहां पर अटैक के चांसेस ज्यादा थे, इधर बूंदी था वहां पर नीचे से मराठों के अटैक जो ज्यादा होते थे, तो उनसे कहा कि भाई आप हमें दीजिए, उनको देते हो हमें दे दो, हम आपको प्रोटेक्शन देंगे। ठीक है, तो एक तो ये था कि आपको हर साल हमें एक पर्टिकुलर जो अमाउंट है वो हमें देना होगा। दूसरा कि आपका जो एनिमी है, हमारा जो एनिमी है, हमारा जो शत्रु होगा, क्योंकि मराठे भी नाक में दम किए हुए थे अंग्रेजों के, तो अंग्रेज उनको भी क्रश करना चाहते थे, तो हमारे जो एनिमी है वो आपके भी एनिमी होंगे, हमारे दुश्मन आपके दुश्मन, और हमारे जो मित्र हैं, हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो आपके भी फ्रेंड्स होंगे। तो अगर कोई मराठा यहां भागकर आता है और आपसे शेल्टर मांग रहा है तो आप उसको शेल्टर नहीं देंगे, क्योंकि वो हमारा दुश्मन है, तो हम उसको आपका भी दुश्मन मानेंगे। यानी हमारा मित्र आपका मित्र, हमारा शत्रु आपका शत्रु होना चाहिए, भले चाहे आपका कोई उससे रिलेशन हो चाहे ना हो। ठीक है, हम बदले में क्या करेंगे, आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। ठीक, आपके इंटरनल पॉलिटिक्स में हम लोग कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हमारा कोई हाथ नहीं होगा, आप जैसा रूल चाहते हैं वैसा ही आप करते रहिए, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं भाई, टेक्स्ट तो सचिन जी कुछ लैंग्वेज आपकी मेरी समझ में नहीं आ रही, क्या कह रहे हैं आप? तो आप जो भी अपना शासन जैसा चला रहे हो, आपके इंटरनल मैटर्स में हम कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, बस आप अपना जो भी है करते रहिए। आपकी जो ये स्टेट है, इसमें हम अपनी एक सेना रखेंगे, अंग्रेजी आर्मी रखेंगे।
वो किस लिए भाई? वो इसलिए कि ताकि ये आर्मी आपकी सुरक्षा कर सके। अब जैसे मान लीजिए आपके पड़ोसी ने, आपके नेबर ने आप पर अटैक किया, अब आप हमें मैसेज पहुंचाएंगे कि साहब देखो हमारे उसने अटैक किया, फिर हम आएंगे, तो हो सकता है उससे पहले ही आपका पड़ोसी आपको खत्म करके चलता बने। तो ये जो हमारी रिजर्व सेना है, ये आपके यहां पर ऑलरेडी है, जो आपकी सुरक्षा करेगी। पहली बात तो ये सुरक्षा करेगी, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे अपनी सेना लेकर के। तो ये अंग्रेजी सेना आपके राज्य में रहेगी। ठीक है, बात समझ में आ गई आपके? और इसका जो खर्चा है वो आप ही उठाओगे, हम नहीं उठाएंगे। इनकी जो भी तनख्वाह है, खाने पीने का जो भी है, वो सब आप देंगे, क्योंकि ये आपके प्रोटेक्शन के लिए है, हमारे प्रोटेक्शन के लिए नहीं। इसलिए इसका खर्चा आपको उठाना पड़ेगा। चलिए साहब, हमारा कोई तो रिप्रेजेंटेटिव हो जो आपके स्टेट में रहना चाहिए, एक अंग्रेज होना चाहिए कोई, तो ताकि आप जो बात कहें उस बंदे से कहें और वो बंदा हम तक उस बात को पहुंचा देगा। तो वो व्यक्ति, वो पद, वो डेजिग्नेशन जो उन्होंने वहां पर अपना अंग्रेज प्रतिनिधि, अपना रिप्रेजेंटेटिव रखा हर स्टेट में, उसको नाम दिया गया पॉलिटिकल एजेंट। ठीक है, तो आपके राज्य में हमारा पॉलिटिकल एजेंट भी बैठा होगा। मतलब हमें आप तक कोई बात पहुंचानी है तो हम अपने पॉलिटिकल एजेंट को कहेंगे, पॉलिटिकल एजेंट आप तक बात पहुंचा देगा। आपको कोई बात कहनी है, आप पॉलिटिकल एजेंट से कहिए, वो हम तक आपकी बात पहुंचा देगा। मतलब एक हायरार्की ये इस तरह से इन्होंने रखी थी। ठीक है, तो अब देखिए डायरेक्ट भी बात हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन एक जनरल वे में अगर हम बात करें तो इस तरह से। तो इनका एक रिप्रेजेंटेटिव, जिसको कहा गया पॉलिटिकल एजेंट, एक पद इन्होंने हर राज्य में स्टैब्लिश किया। ठीक है, तो पॉलिटिकल एजेंट आ गया। आप अपने पड़ोसी से कोई भी रिलेशन रखेंगे तो हमसे पूछे बिना नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि आपका शत्रु कौन है और आपका मित्र कौन है, क्योंकि हम हैं आपके रखवाले। तो इसलिए आप पड़ोसी अपने जितने भी स्टेट्स हैं, प्रिंसली स्टेट्स हैं, उनसे कोई भी रिलेशन रखेंगे तो हमसे बिना पूछे नहीं रखेंगे। आप, हो सकता है आप यहां पर विवाह करना चाह रहे हो, एक मैरिज रिलेशन से आप बनना चाह रहे हो, तो पहले हमसे पूछिए, हम बताएंगे आपको कि मैरिज करनी है या नहीं करनी है, ये आपके लायक है या नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि आपके जो भी नेबर्स हैं या जो भी प्रिंसली स्टेट्स हैं राजस्थान में, उनसे आप जो भी संबंध रखेंगे हमसे बताकर रखेंगे। ठीक है, हम आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, आपका किसी भी तरह का जो इंटरनल अफेयर्स हैं आपके, उसमें हम कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। ठीक है, ये कुछ ऐसे प्रावधान थे जो इस संधियों के तहत हुए थे। अब देखिए इन संधियों से फायदा किसको हुआ? इन संधियों से फायदा हुआ टोटली ब्रिटिशर्स को। कारण देखिए, ये जो सेना है जो रखी हुई है इन्होंने यहां पर, तो फ्री में इनको सेना मिल गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो ब्रिटिश सेना है, ब्रिटिश आर्मी यहां पर है, डिप्लॉय की गई है, कि वो इन्हीं के काम आएगी। मान लीजिए अंग्रेजों को यहां कहीं जरूरत पड़ी, कोई स्टेट है यहां कोई मैटर हो गया, तो इनको इस आर्मी की जरूरत है, तो ये कहेंगे साहब हमारी आर्मी भेज दीजिए, पड़ोस में है तो भेजनी पड़ेगी आपको। तो कहने का मतलब यह है कि हर स्टेट में अंग्रेजों को अपने एक फ्री की सेना मिल गई, उसमें कोई उनको खर्चा नहीं करना पड़ रहा। इस स्टेट की तो मदद करेंगे, लेकिन अगले किसी, इनको खुद को जरूरत पड़ी तो कहेंगे साहब हमारी आर्मी भेज दी, उस समय हमारी हो गई। वैसे ये आपकी सेवा के लिए है। ठीक है, तो फ्री की आर्मी मिल गई। दूसरी बात, जब ये आर्मी होगी तो ये जो शासक होगा ये रिवोल्ट नहीं कर सकता, विद्रोह नहीं कर सकता है, ये तो ये दब के रहेगा। ठीक है, तो ये एक आर्मी मुफ्त की मिल गई। इन्होंने कहा कि साहब हम आपके इंटरनल मैटर्स में कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। ये सिर्फ दिखावे का मामला था, ये सिर्फ एक दिखावे का मामला था। यहां पर ये कह रहे हैं कि आपकी सोवरेनिटी बनी रहेगी। अरे क्या खाक सोवरेनिटी बनेगी? ये जो गुरु बैठा हुआ है यहां पर पॉलिटिकल एजेंट, ये क्या कर रहा है? इनके मैटर जो भी हैं वो अपने आकाओं तक, अपने जो सीनियर्स हैं वहां तक पहुंचा रहे। साहब ये चल रहा है उस राज्य में, तो किस बात की सोवरेनिटी रही?
और फिर ये धीरे धीरे अंग्रेजों ने क्या किया है कि जैसे पहले इन्होंने कहा आपको जैसलमेर जैसे स्टेट थे उनको कहा आपको चौथ देने की जरूरत नहीं है, लेकिन बाद में जब इन्होंने अपना मकड़ जाल यहां पर फैला लिया तो फिर इन्होंने कहा कि साहब अब आपको भी हमें एक अमाउंट देना पड़ेगा, बहुत हो गया, अब हम आपकी मदद कर रहे हैं, फ्री में मदद कर रहे थे, लेकिन अब नहीं, अब आप हमें दीजिए, क्योंकि ये और ज्यादा मजबूत हो गए। और बाद में चल करके तो ये किंग मेकर्स बन गए यहां पर। तो जिसको जो भी शासक विरोध करता था उसको हटा करके अपना पिट्ठू बैठा देते थे जो उनके फेवर करे। ठीक है, तो और राजाओं को क्या चाहिए था? राजाओं को चाहिए था अपनी गद्दी, बस गद्दी बची रहे, तो इसलिए उनके अधीन वो हमेशा से ही रहे। और यहां पर अंग्रेज जब यहां आ गए तो यहां के जो शासक थे वो एक तरह से अपाहिज हो गए। उन्होंने कहा यार सारा काम तो ये कर रहे हैं, तो ठीक है चलने तो जैसा चल रहा है, मेरी तो गद्दी बची हुई है। और वो अपनी विलासिता में डूब गए और पूरी सत्ता जो है एक तरह से किसके हाथ में आ गई? अंग्रेजों के हाथ में आ गई। तो अंग्रेज जो थे बाद में किंग मेकर बनते हुए इनडायरेक्टली यहां के रूलर्स भी बन गए, क्योंकि यहां के जो भी शासक थे वो इनके अगेंस्ट नहीं जा सकते थे, और जो अगेंस्ट गया उसको उन्होंने बदल दिया। ठीक है, तो ये दूसरी बात हो गई। अब एक दूसरे से आप रिलेशन हमसे पूछ के रखोगे, क्योंकि आपका कौन सा दुश्मन है और कौन आपका मित्र है ये हम डिसाइड करेंगे। तो ये काम इसलिए किया कि हो सकता है ये चुपचाप आपस में कुछ गठबंधन कर रहे हो और रिवोल्ट कर दें, विद्रोह कर दें अंग्रेजों के खिलाफ। तो इसलिए आपस में ये लोग यूनाइट ना हो सके, इसलिए इनको अलग करने के लिए इन्होंने कहा कि आप आपस में कोई रिलेशन बनाकर नहीं रखेंगे, रखेंगे तो हमसे पूछ कर रखेंगे, इवन की मैरिज भी करनी है तो वो भी हमसे पूछ कर करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर टोटली जो फायदा हुआ वो किसको हुआ? अंग्रेजों को हुआ। यहां के शासकों को क्या फायदा हुआ? बस इतना हुआ कि उनकी गद्दी बची रही। ठीक है, फिर धीरे धीरे ये जो अमाउंट इनको देते थे, अंग्रेजों को देते थे, वो धीरे धीरे क्या हुआ, ये बढ़ाते चले गए उसको। और एक स्थिति ऐसी आ गई जब राजा ने कहा कि भैया मेरे पास में कुछ है नहीं, अब क्या क्या दूं आपको अब? तो बोले कोई बात नहीं, आप ऐसा करो, अपने जो राज्य है उसमें लैंड रेवेन्यू बढ़ा दीजिए, जो लगान आप लेते हैं किसानों से वो बढ़ा दीजिए, दूसरे टैक्सेस बढ़ा दीजिए। तो अब राजा मरता क्या ना करता, गद्दी बचानी है तो अंग्रेजों के कहना मानना पड़ेगा। तो फिर वो क्या करते थे, जो किसान थे उन पर जो है करों का बोझ डाल दिया, टैक्सेस बढ़ा दिया उन्होंने। तो कहने का मतलब यह अंग्रेजों के आने के बाद राजाओं की विलासिता में, उनके जो ऐशो आराम थे उनमें वृद्धि हो गई और जनता यहां की डबल मार से मर गई। पहले तो राजा का ही शासन हुआ करता था, अब राजा के साथ साथ अंग्रेजों का शासन भी हो गया और अंग्रेज डायरेक्ट जो है इंटरफेरेंस करने लगे इनके आंतरिक मामलों में। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो संधियां हुई थी 1818 की, ये टोटली फेवर में थी किसके? अंग्रेजों के। आई थिंक यहां तक आपकी बात समझ में आ गई हो। फ्रीडम टोटली बिल्कुल सही है, खत्म हो गई थी। ठीक, तो इस तरीके से यहां पर एक टर्निंग पॉइंट इसलिए आया क्योंकि यहां पर अंग्रेजों ने अपना इंटरफेरेंस शुरू कर दिया था और एक तरह से ये इनडायरेक्टली यहां के रूलर बन गए थे। ठीक है, तो यहीं से शुरुआत होती है हमारी मॉडर्न राजस्थान की। ठीक, तो अब आप मॉडर्न राजस्थान, ये बैकग्राउंड आपकी समझ में आ गया होगा एक तरह से। तो अब आप लिखिएगा ट्रीटीज ऑफ 1818 या सबऑर्डिनेट अलायंसेस, 1818 की संधियां या फिर सबऑर्डिनेट अलायंसेस। अभी किस किस के बीच हुई? ये हुई यहां के रूलर्स और ब्रिटिशर्स के बीच में। ईस्ट इंडिया कंपनी भी हम कह सकते हैं, क्योंकि उस समय यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि ब्रिटिशर्स की थी उनके बीच में ये संधियां हुई। किन किन के बीच में हुई? यहां के जो शासक थे, रूलर्स थे, प्लस ईस्ट इंडिया कंपनी, या हम कह सकते हैं ब्रिटिश थे, अंग्रेज थे।
इनके बीच में ये संधियां हुई थी। और क्योंकि 1818 में हुई थी मैक्सिमम, इस वजह से हम इनको कह देते हैं 1818 की संधियां। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो उस समय गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड हेस्टिंग्स। देखिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पर आई थी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी एक्चुअली इनका जो टॉप मोस्ट ऑफिशियल होता था इंडिया में, उसको हम कहते थे गवर्नर जनरल। ये टॉप मोस्ट होता था, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी में जो भी बात ब्रिटिश गवर्नमेंट को करनी है वो टॉप मोस्ट ऑफिशियल होता था गवर्नर जनरल। ठीक है, तो उस समय जब ये 1818 की संधियां हुई थी, उस समय लॉर्ड हेस्टिंग्स ये क्या था, यहां का गवर्नर जनरल था। तो इस नहीं भाई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, लेकिन हां आप पर्सनली इंडिविजुअली आप अगर कोई प्रॉब्लम है तो जो मेरा नंबर है आपके पास में, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ठीक है, ग्रुप नहीं बना रखा भाई मैंने कोई। चलिएगा, तो अब देखिए इस लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, अब लॉर्ड हेस्टिंग्स तो आएगा नहीं यहां पर जो है जो आपका जो भी अलायंस जो हुई है उस पर साइन करने के लिए, तो इसने जिसको अंग्रेज को अपॉइंट किया था यहां के राजाओं के साथ में हस्ताक्षर करने के लिए उस अलायंस पर, उस ट्रीटी पर, वो था चार्ल्स मैटकॉफ। ये क्वेश्चन पूछा गया, अभी ध्यान रखिएगा। द ऑथोराइज्ड ऑफिसर, जो ब्रिटिश ऑफिसर था जो कि जिसको ऑथोराइज किया गया था आपके जो संधि पत्र था, जो ट्रीटी थी, उस पर साइन करने के लिए, वो लॉर्ड हेस्टिंग्स जो कि गवर्नर जनरल था, उसने अपॉइंट किया था चार्ल्स मैटकॉफ को। तो यहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया था 1818 की संधियों पर जो हस्ताक्षर करने के लिए ऑथोराइज्ड पर्सन था अंग्रेजों की तरफ से, वो कौन था? तो दैट वाज चार्ल्स मैटकॉफ। ठीक है, एजीजी के बारे में बता रहा हूं भाई अभी मैं आपको। ठीक है, एजीजी कौन था वो मैं अभी आपको बताऊंगा। नंबर नहीं है आपके पास में क्या? अगर किसी के पास नंबर नोट नहीं है तो आप ये नंबर नोट कर लें। आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो भाई एक थोड़ा सा जब भी आप बात करें या फिर व्हाट्सएप पे कोई प्रॉब्लम सॉल्व करवाने के लिए तो पहले अपना प्लीज इंट्रोडक्शन दिया कीजिए। लोग बाग सीधे जो है ना क्वेश्चन दे मारते हैं मेरे मुंह पे, तो वो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है। भाई आप हैं कौन, क्या प्रॉब्लम है, इस तरह थोड़ा सा कि आप थोड़ा बता दीजिए कि भाई मैं ये हूँ, मेरा नाम ये है और मैं इस तरह से आपका स्टूडेंट हूँ उस पर, तो वो मैं आपको आगे जो भी चीज़ है वो समझा दूंगा। ठीक है, बात समझ में आ गई आपके? चलिएगा भाई। ठीक है भाई, ये बिल्कुल सही बात है आपकी, और कई तो अब मेरे ध्यान आ रहा है बहुत से लोगों को मैं जवाब भी नहीं दे पाया हूं। एक्चुअली देखिए प्रॉब्लम क्या आती है कि भले चाहे लॉकडाउन है, लेकिन देखिए मेरे फादर बीमार हैं, पैरालाइज्ड हैं, और अभी कुछ लोगों को मालूम होगा कि उनको कोरोना भी हो गया था। तो देखिए उन बुजुर्ग हैं, तो मैं थोड़ा सा उनके कामों में थोड़ा लगा रहता हूँ, कभी हॉस्पिटल जाना, कभी कुछ है। तो अगर ऐसा हो कि मैं रिप्लाई नहीं दे पाया हूं तो प्लीज मुझे कॉल करके मुझे रिमाइंड करा दिया करें कि सर मैंने आपको इस तरह से व्हाट्सएप भेजा है। कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मैंने व्हाट्सएप देख लिया, लेकिन मैं किसी काम में बिजी हूं, तो मैं उसका क्विक जो रिप्लाई देना होता है, अगर वो भी दे सकता हूं तो वो टाइप करना पड़ता है, वो भी नहीं दे पाता हूं, फिर मेरे दिमाग से निकल जाती है। तो आप थोड़ा मुझे रिमाइंड करा दें। हालांकि अब मेरे ध्यान आया है कि आपकी बात से मेरे कुछ 2-3 स्टूडेंट हैं जिनका जवाब मैंने नहीं दिया, तो अब जाके दूंगा। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो देख लीजिएगा, आप मुझे कॉल करके रिमाइंड करा दीजिएगा। ठीक है, चलिएगा। तो चार्ल्स मैटकॉफ थे और लॉर्ड हेस्टिंग्स आपके
उस समय गवर्नर जनरल थे। अभी आपने कहा एजीजी, वो मैं अभी आपको बताऊंगा एजीजी कौन है, क्या है, कैसे है। ठीक है, तो अब डाउट जो है आप भूल जाएं तो भाई देखो ये तो गलत बात है, क्यों नहीं आप भूल जाते हैं तो गलत बात है ना। आप ध्यान रखिए अपना, जो भी आपको डाउट है वो तो आपको ही ध्यान रखना पड़ेगा। अब मेरी प्रॉब्लम है जो मैंने आपको बता दी, प्लीज थोड़ा आप ध्यान रखिएगा उस चीज का। तो ये है, किसी ने क्या पूछा था, एक क्वेश्चन ऊपर निकल गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की शायद कब आई थी, 1600 की बात है जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पर आई थी भाई, वो हमारा कोई लेना देना नहीं है उससे। तो अब देखिए चार्ल्स मैटकॉफ को अपॉइंट किया गया। ठीक, उस समय यहां के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, अब ये हम कहते हैं कि साहब ये ट्रीटीज ऑफ 1818, सबऑर्डिनेट अलायंसेस ऑफ 1818, लेकिन इनकी शुरुआत जो हो गई थी वो 1817 में ही हो गई थी। ठीक है, तो यहां पे थोड़ा सा ये ध्यान रखने वाली बात है कि शुरुआत कहां से हुई, किसने सबसे पहले जो है ना ये ट्रीटी की, और लास्ट में किसने की। बाकी बीच में जो भी इंपॉर्टेंट है जैसे मारवाड़ है, मेवाड़ है, जयपुर है, वो हम जब मिडिवल पीरियड हम पढ़ेंगे तो लास्ट जो भी रूलर होगा जिसने 1800 की संधि की और हम वहां पर अपना उस राज्य का एंड करेंगे तो वहां पर एक लाइन आपको लिखी मिलेगी, इस रूलर ने 1818 की संधि की अंग्रेजों के साथ। ठीक है, तो ये आपको वहां पर मिल जाएगा। तो लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि पहला व्यक्ति कौन था जिसने, मतलब व्यक्ति का मतलब है पहला रूलर कौन था, पहली प्रिंसली स्टेट कौन था जिसने ये अलायंस की थी अंग्रेजों के साथ। अब हम उस बात पर आते हैं। आई थिंक आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा कि ये जो 1818 की जो सबऑर्डिनेट अलायंसेस जो हुई हैं वो यहाँ के रूलर्स जो थे, राजस्थानी रूलर्स और ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिशर्स के बीच हुई थी। ठीक है, उस समय जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड हेस्टिंग्स, और लॉर्ड हेस्टिंग्स ने अपॉइंट किया है चार्ल्स मैटकॉफ को कि वो यहां के रूलर्स के साथ क्या करे, इन ट्रीटीज को करे। ठीक, अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से स्टेट थे, कौन कौन से प्रिंसली स्टेट थे जिन्होंने इनके साथ में ये संधियां की, सबसे पहले कौन था, लास्ट में कौन था। ठीक है भाई, हाँ भाई 2 घंटे की क्लास है हमारी ये, चलिएगा अब हम नेक्स्ट ले लेते हैं। फर्स्ट प्रिंसली स्टेट जिसने ये संधि की थी तो वो था करौली। करौली वॉज द फर्स्ट प्रिंसली स्टेट। ठीक है, और कब की थी, ये की थी नवंबर 1817 में। ये जो ट्रीटी हुई थी नवंबर 1817 में हुई थी। करौली पहला स्टेट था, ये क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट जो है वो पूछता है अक्सर। तो नवंबर 1817 में की थी, और जो रूलर था जिसने साइन किए थे चार्ल्स मैटकॉफ के साथ में वो था आपका हरबख्शपाल सिंह। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि करौली जो पहला स्टेट था जिसने ये संधि की थी और नवंबर 1817 में की थी, और रूलर जो थे जिन्होंने साइन किया था वो थे आपके हरबख्शपाल सिंह। ये पहला था। आई थिंक ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। चलिएगा, अब दूसरा स्टेट जिसने ये ट्रीटी की थी वो थे आपके कोटा प्रिंसली स्टेट। दूसरा जो राज्य था वो था कोटा। कब की थी, दिसंबर 1817 में संधि की थी। दिसंबर 1817 में कोटा राज्य ने की थी, और जिस रूलर ने साइन किए थे वो थे आपके उम्मेद सिंह। तो सेकंड जो आपका स्टेट था वो था कोटा, जिसने दिसंबर 1817 में ये ट्रीटी की थी, और जिसने साइन किए थे
वो थे आपके उम्मेद सिंह। मैक्सिमम जो इसके बाद मैक्सिमम जो रूलर्स थे उन्होंने 1818 में ये संधियां की थी। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट है वो हम मिडिवल में देख लेंगे कि कौन कौन से स्टेट थे जिन्होंने ये संधियां की थी। तो हम ये कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स साइन देयर ट्रीटीज इन 1818। अधिकांश राज्यों ने 1818 में संधि की थी। लास्ट जो हमारा प्रिंसली स्टेट था, अंतिम लास्ट जिसने ये संधि की थी, वो था आपका सिरोही। देखिए मैंने आपको बताया कि ये शुरुआत जो हुई थी करौली से हुई थी और फिर कोटा। तो क्वेश्चन एक बार ये पूछा गया था कि किसने सबसे पहले संधि की थी। अब सबसे पहले तो हम टटोलेंगे करौली को कि साहब करौली होना चाहिए, ठीक है, लेकिन उसमें करौली था ही नहीं। तो करौली नहीं था तो सेकंड नंबर का जो था वो आना चाहिए, तो उसमें ऑप्शन था कोटा, करौली नहीं था। एक बार पूछा था उसमें तो करौली था, तो करौली आंसर हो गया। लेकिन दूसरी बार जब ये क्वेश्चन रिपीट किया गया तो उसमें करौली को हटा दिया गया था और कोटा था और 3 दूसरे स्टेट दिए हुए थे, तो आंसर क्या हो गया, कोटा। तो इसलिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा ये 2 थे, केवल 2 ही थे ये जिन्होंने 1817 में की। मैक्सिमम जो थे उन्होंने 1818 में की, इसीलिए ये ट्रीटीज कहलाती हैं ट्रीटीज ऑफ 1818। लास्ट जो था जिसने ये संधि की थी वो था सिरोही, और सितंबर 1823 में इन्होंने ये संधि की थी। 1823 में सिरोही ने की थी लास्ट जो था, ठीक है, और मतलब 1818 के बाद जो लास्ट में करने वाला वो 1823 में ही था, एक ही था, इसलिए हम दूसरे की बात नहीं करेंगे। और यहां के जो रूलर थे उनका नाम था शिव सिंह, जिन्होंने साइन किया था इस ट्रीटी को, ठीक है भाई। तो लास्ट स्टेट वाज सिरोही हु साइंड दिस ट्रीटी ऑन in September 1823 and the ruler was Shiv Singh. ठीक है भाई। तो इस तरीके से 1823 तक यहां के जितने भी राजा थे उन्होंने संधियां कर ली थी। सौरभ जी कोटा दे रखा है कई जगह, गलत है भाई, ये गलत है, कोटा नहीं था। लास्ट स्लाइड यही है भाई, 4th स्लाइड, ठीक है। नहीं, ऐसा कोई भी स्टेट नहीं था भाई जिसने साइन नहीं किए थे, सभी ने साइन किए थे। देखिए बाद में फिर जो है ना झालावाड़ बनता है, जो स्टेट बनता है प्रिंसली से झालावाड़ बनता है, बाद में उसने भी की थी। लेकिन यहां पर जो हम बात करेंगे कि भाई उस समय जो स्टेट थे उन्होंने की थी ये संधियां। ठीक है, ये हुई आपके अब जब यहां पर हमने देखा कि भाई अधिकांश राज्यों ने क्या किया है, संधियां कर ली हैं, तो अब देखिए धीरे धीरे और हर जगह पॉलिटिकल एजेंट अलग अलग थे। पॉलिटिकल एजेंट जो थे वो यहां पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग थे। तो अब इस पूरे क्योंकि सभी ने संधियां कर ली हैं, तो अब इस पूरे एरिया के लिए जिसको हम राजस्थान कहते हैं, यहां पर पॉलिटिकल एजेंट्स के ऊपर एक कोई ऑफिशियल होना चाहिए। भाई पूरे राजस्थान के जितने भी जो इसको आज हम राजस्थान कहते हैं, वहां पर सबने अपना साइन कर लिए, सबने अधीनता स्वीकार कर ली अंग्रेजों की। तो फिर यहां पर पॉलिटिकल एजेंट के ऊपर एक और डेजिग्नेशन रखा गया एंड दैट वाज AGG।
एजेंट टू द गवर्नर जनरल। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। आई थिंक ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो देखिए यहां पर हर स्टेट में कौन है? पॉलिटिकल एजेंट। ठीक है, अब इन पॉलिटिकल एजेंट्स के ऊपर यहां पर हमने बैठाया एजीजी, एजेंट टू द गवर्नर जनरल। यानी अब हायरार्की क्या हो गई कि ये जो पॉलिटिकल एजेंट्स हैं ये रिपोर्ट करेंगे एजीजी को। ठीक है, और ये जो एजीजी है ये रिपोर्ट करेगा जीजी को, यानी कि गवर्नर जनरल को। गवर्नर जनरल कोई भी बात स्टेट तक पहुंचाना चाहता है तो वो किसको कहेगा? एजीजी को। और एजीजी जो है वो फिर पॉलिटिकल एजेंट्स को अपनी उस बात को कहेंगे और पॉलिटिकल एजेंट बात करेगा उस शासक से। ठीक है, अब ये जो डेजिग्नेशन क्रिएट किया गया यहां पर, ये किया गया 1832 में। ठीक है, तो एजीजी, और ये एजीजी बैठेगा कहां? तो ये एजीजी का जो हेडक्वार्टर रखा गया, जहां पर एजीजी अपने ऑफिस में बैठेगा, जिसका ऑफिस जो रखा गया वो रखा गया अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा। ठीक है, तो अब अजमेर मेरवाड़ा, आप ये मत समझना कि ये मेरवाड़ा कैसे आ गया। देखिए अजमेर तो अजमेर ही है, जो आज अजमेर आपको नजर आता है। इस एरिया को जो अजमेर के आसपास का था उसको अजमेर मेरवाड़ा कहा गया, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था जब हम तेजाजी पढ़ रहे थे कि मेर लोग उनकी लाचा गुजरी की गायों को चुरा कर ले गए थे। ठीक है, तो मेरों के अबेंडेंस के कारण इस एरिया को कहा गया मेरवाड़ा। ठीक है, चार्ल्स मैटकॉफ की पोस्ट क्या थी? देखिए चार्ल्स मैटकॉफ सेंट्रल में था, ना कि राजस्थान में, बस उसको अपॉइंट किया गया था। ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा मेरे लिए कि चार्ल्स मैटकॉफ किस डेजिग्नेशन पे था, देखना पड़ेगा भैया। हालांकि यहां राजस्थान में उसका रोल सिर्फ इतना था कि वो यहां पर साइन करेगा। ठीक है, चलिए, तो अजमेर मेरवाड़ा इसका हेडक्वार्टर बनाया गया। एजीजी बैठता था अजमेर मेरवाड़ा। बाद में इसका जो हेडक्वार्टर था वो माउंट आबू भी किया गया था भाई, कि जैसे हमारे राज्यपाल जो हैं आज जब गर्मियां होती हैं तब वो चले जाते हैं प्रवास के लिए माउंट आबू। ठीक है ना, और जब सर्दियां वगैरह दूसरे मौसम होते हैं अदर देन गर्मियां, तो वो जो है यहीं पर अपने जयपुर में रहते हैं। तो इस तरीके से इनका जो हेडक्वार्टर था वो गर्मियों में जो है ना उधर चला जाता था माउंट आबू, बाकी ये मेन था इनका अजमेर मेरवाड़ा। ठीक है, नहीं 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 नहीं, चार्ल्स मैटकॉफ सवाल ही नहीं उठता भाई। चार्ल्स मैटकॉफ कैसे हो सकता है? चार्ल्स मैटकॉफ पहले आ गया, एजीजी का पद जो है सृजित ही हुआ है 1832 में। भाई ये जो डेजिग्नेशन है आया 1832 में, और पहला जो फर्स्ट आपका एजीजी था यहां पर वो था मिस्टर लॉकेट। गलत है भाई, यहां उसका एजीजी, मैंने कहा ना यहां के डेजिग्नेशन से उसका कोई लेना देना नहीं था भाई। जैसे मान लीजिए राजस्थान, अब प्रेजेंटली हम बात करें, राजस्थान में कोई मामला चल रहा है, ठीक है, और यहां पे अव्यवस्था होगी तो प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, राष्ट्रपति शासन लग जाता है। तो फिर क्या होगा? मान लीजिए बातचीत, प्रेसिडेंट रूल लगाने से पहले मान लीजिए कोई सेंट्रल गवर्नमेंट किसी अपने नेता को या किसी पद पर बैठे व्यक्ति को, किसी सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर को यहां भेजता है। ठीक है, तो उसका राजस्थान से क्या लेना देना है? वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट में है। तो वो चार्ल्स मैटकॉफ जो था, मैं देखिए इसकी क्या डेजिग्नेट मैं देख के बताऊंगा आपको, मैं स्लिप हो रहा है मेरे दिमाग से कि सेंट्रल गवर्नमेंट में इसकी क्या पोजीशन थी चार्ल्स मैटकॉफ की। तो उसको भेजा गया था लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा कि भाई आप जाइए वहां राजाओं से, आप जो है संधि करके आइए। उसका कोई लेना देना नहीं था यहाँ पर यहाँ के राजाओं से, या फिर यहाँ पर उसका कोई पद वगैरह था। ये गलत लिखा हुआ है आपका, किसी गाइड में लिखा होगा, उसको सही कर लीजिएगा। एजीजी कभी नहीं रहा ये आपका चार्ल्स मैटकॉफ जो था। ठीक है, तो एजीजी कौन था? पहला एजीजी कौन था? ये था आपका मिस्टर लॉकेट। मिस्टर लॉकेट वॉज द फर्स्ट एजीजी
ऑफ राजस्थान इन 1832। ठीक है, तो a new designation was created for Rajasthan in 1832, that was AGG, agent to the Governor General। इसका कोई हिंदी ट्रांसलेशन नहीं है भाई, एजेंट टू द गवर्नर जनरल, एजेंट टू द गवर्नर जनरल, यानी कि ये गवर्नर जनरल का एजेंट था। तो मतलब ये जो भी बात कहेगा सीधा किसको कहेगा, गवर्नर जनरल, उसका एजेंट है ये एक तरह से, ये समझिए इसको। क्या दिया हुआ है भाई, यही दिया हुआ। कहां आप जो सोर्स है आपका मुझे बताइए जरा, किस सोर्स में आप देख रहे हैं कि एजीजी था यहाँ का, बताइए जरा, जहां से आपने देख करके बताया है ये, बशर्ते वो गाइड ना हो प्लीज। अगर गाइड है तो गाइड वाले कुछ भी छाप सकते हैं, शुक्र है भगवान का इन्होंने गवर्नर जनरल नहीं बताया, तो गवर्नर जनरल भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये अब आपकी बात समझ में आ रही है। हर स्टेट में एक पॉलिटिकल एजेंट होता था, स्टेट का मतलब है प्रिंसली स्टेट, राज्य में एक पॉलिटिकल एजेंट होता था हर राज्य में। ठीक है, और ये पॉलिटिकल एजेंट के ऊपर एक जो पद सृजित किया गया दैट वाज एजीजी, और पहला एजीजी जो था वो मिस्टर लॉकेट था, 1832 में बना। ये पद भी जो आया, रेजिग्नेशन जो क्रिएट किया गया था 1832 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर जहां पर ये बैठता था वो था अजमेर मेरवाड़ा। गाइड नहीं भाई, गाइड नहीं, गाइड गड़बड़ है। देखो गाइड में कुछ भी दिया हो सकता है, इनफैक्ट ये मिसगाइड है आपकी, कर दिया ना मिसगाइड आपको, इसलिए मिसगाइड कहता हूं मैं इनको। मेरे ख्याल में आपकी बात समझ में आ गई होगी यहां तक। ठीक है, अब देखिए इन्होंने क्या किया है। अब इसके बाद जो इनका अगला स्टेप था कि अब देखिए हर स्टेट में इनकी एक आर्मी आ गई, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मुफ्त की आर्मी थी हर स्टेट में। लेकिन इन्होंने अपनी भी कंटोनमेंट यानी कि छावनियां भी इस्टेब्लिश की, कि जहां पर प्योरली इन्हीं की छावनियां थी, इन्हीं का उसमें जो है ना हस्तक्षेप हुआ करता था। जैसे वो सेना तो राज्य में है, लेकिन इनकी इंडिपेंडेंट अपनी छावनियां भी, इन्होंने 6 सैनिक छावनियां स्थापित की। ठीक है, इसके बाद ये सब करने के बाद जब ये मकड़जाल फैल गया तो इन्होंने कहा कि भाई हो सकता है कभी यहां पर गड़बड़ हो जाए, तो हम अपनी सुरक्षा के लिए अपने सैनिक भी यहां पर स्थापित करते हैं, ताकि कभी हमें जरूरत पड़े तो अपनी छावनियों से हम अपने सैनिक बुला लें। ठीक है, तो इसके बाद अंग्रेजों का स्टेप था अपनी 6 सैनिक छावनियां भी इन्होंने स्थापित की। क्लियर, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल में ये नोट डाउन हो गया होगा आपका। ओके, चलिए तो फिर अब आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने, आप देखते हैं ना कैंट एरिया जो होते हैं जहां पे प्योरली आर्मी होती है, अलग अलग कैंट एरिया है, जैसे अपना जयपुर में भी है, ठीक, और भी कई जगह हैं जहां पे कैंट एरिया, कैंट एरिया का मतलब है कैंटोनमेंट यानी छावनियां। छावनियां वो जहां पर प्योरली अंग्रेजों का ही हिसाब किताब है, अंग्रेजों ने ही वो स्थापित की थी। तो इसके बाद जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने स्टेब्लिश की 6 सैनिक छावनियां, 6 कैंटोनमेंट। ठीक, तो 6 सैनिक छावनियां कौन कौन सी थी उनको हम देख लेते हैं। जो 6 इनके कैंटोनमेंट थे, 6 कैंट एरियाज थे, वो कौन कौन, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए भाई अगर आपने नहीं नोट डाउन किया है। हो गया, चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब कौन कौन सी इनकी सैनिक छावनियां थी उनकी हम बात कर लेते हैं। तो ये थी आपकी नसीराबाद, एरिनपुरा, खैरवाड़ा,
नीमच। देखिए जो नीमच है ना, ये आप कहेंगे नीमच कैसे, नीमच तो एमपी में है। देखिए इस समय हमने राजस्थान राज्य जो हमारा स्टेट है प्रेजेंटली की अगर हम बात करें, जो स्टेट है उसको हमने एक लाइन खींच दी कि साहब ये हमारा जो है ना ये राजस्थान राज्य है, ठीक है। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि उस समय ऐसा कोई राजस्थान राज्य नहीं था, स्टेट प्रेजेंटली स्टेट नहीं था। तो उस समय जो है नीमच जो था वो राजपूताना क्षेत्र में ही आता था। तो इसलिए इस एरिया में नीमच, देखिए आप देखेंगे तो बिल्कुल एकदम बॉर्डर पर है, जो राजस्थान की बॉर्डर है एमपी में है प्रेजेंटली, तो बिल्कुल बॉर्डर पर है, ठीक है। अच्छा हाँ, ये और कि भाई ये कहां थे, तो प्रेजेंटली अगर हम देखें नसीराबाद, ये आपका अजमेर में है, ठीक है। एरनपुरा की अगर हम बात करते हैं तो ये प्रेजेंटली पाली में है। खैरवाड़ा की हम बात करते हैं तो ये प्रेजेंटली उदयपुर में है, ठीक है। और नीमच आप जानते ही हम एमपी में है प्रेजेंटली। फोर्थ वन इज अजमेर में एक और था ब्यावर, ये भी आपका अजमेर में। और लास्ट है आपका देवली, जो प्रेजेंटली टोंक में है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपकी 6 सैनिक छावनियां थी यहां पर, नसीराबाद और ब्यावर जो कि अजमेर में है प्रेजेंटली, फिर आपका एरनपुरा जो कि प्रेजेंटली पाली में है, देन आपका खैरवाड़ा जो कि उदयपुर में है, और नीमच एमपी में प्रेजेंटली, और देवली टोंक में, ठीक है भाई। तो इस तरीके से ये इन्होंने अपनी खुद की कंटोनमेंट्स या कह लीजिए 6 सैनिक छावनियां भी स्थापित की। भाई इसमें एक बात बताइए, इंग्लिश में मैं क्या नोट डाउन कर रहा हूं, नसीराबाद, ये लो नसीराबाद, एरनपुरा, आप नहीं लिख सकते क्या ये, इसमें मैं अलग से इंग्लिश में क्या लिखा हूं, खैरवाड़ा। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहां पर 2 बैचेस एक साथ हैं, एक जो ऑफलाइन वाला था, एक तो वो बैच है और जिसका कल्चर अभी कंप्लीट हुआ है कुछ दिन पहले, और एक वो बैच है जिसका ऑनलाइन काफी पहले कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। फिर वही समस्या है, तो मेरे को दोनों को टैकल करते हुए चलना पड़ेगा। तो देखिए जैसे मैंने आपसे, फिर वही वाली बात है, अब जैसे ये एजीजी है, एजेंट टू द गवर्नर जनरल, ठीक है, ये पॉलिटिकल एजेंट, इनका कोई हिंदी वर्जन आपको नहीं मिलेगा, हिंदी ट्रांसलेशन नहीं मिलेगा, ये इंग्लिश में ही है। अब अजमेर मेरवाड़ा, अब इस अजमेर मेरवाड़ा को आप लिख लीजिएगा, अजमेर मेरवाड़ा मुख्यालय या हेडक्वार्टर है, इसमें मेरे ख्याल में कहीं आपको इंग्लिश में दिक्कत नहीं आएगी। अब करौली है, नवंबर 1817 में हरबख्श पाल सिंह थे, अब इनको आप अंग्रेजी में नहीं लिख पाए तो बताइए फिर मैं लिखूं, फिर अब मेरी वही वाली बात है, इंग्लिश थोड़ी सी जो ना वैसी जाती है, फिर वो आप कहोगे क्या लिखा हुआ है सर। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है अभी तक जो भी मैंने करा है। 1818 की संधियां हुई, उनको ये जो ट्रांसलेशन है ये मैंने आपको बता दिया, सब ऑर्डिनेट अलायंसेज कहते हैं इनको, ठीक है, या फिर ट्रीटीज ऑफ 1818 कहते हैं, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी, यहाँ के रूलर्स थे चार्ल्स मैटकॉफ, लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल था। अब बताइए यहाँ पर, और ये एक और है तरुण कुमार भी है यहाँ पर कोई, तो ये सब इंग्लिश में, अब इसमें हिंदी में मैं बताइए क्या लिखाऊं। ये जो फैक्ट्स आ रहे हैं सीधे सीधे क्वेश्चंस बनते हैं भाई। आप कह रहे हैं डिटेल नोट्स, ये डिटेल नोट्स हैं अपने आप में। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा, कौन सी कंटोनमेंट नहीं थी यहां पर। अब ये 6 में से कोई 4 दे दी और 3 दे दी और एक कोई और दे देगा, इसी तरह क्वेश्चन बनेंगे। हु वॉज अपॉइंटेड, कौन अपॉइंट किया गया था, तो चार्ल्स मैटकॉफ था। ये अब इसमें इंग्लिश में कहां दिक्कत आ रही है, आई डोंट नो कि, हाँ ये चीज है कि जो कहानी मैं बता रहा हूं वो आपकी समझ में आ रही है या नहीं। अगर वो नहीं समझ में आ रही, देखिए मैं एक बिल्कुल सीक्वेंस में चल रहा हूं,
क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, बैकग्राउंड बताया, उसका लिखने की जरूरत नहीं, वहां से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। इस चीज को समझने के लिए आपका जो पृष्ठभूमि थी, जो बैकग्राउंड था, वो समझना थोड़ा जरूरी था, वो मैंने आपको समझा दिया। वहां से कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं थी। ठीक है भाई, मेरे ख्याल में बात समझ में आ गई आपके। चलिए, फिर भी अगर कोई ऐसा हो वर्ड कि ये समझ में नहीं आ रहा है, इसको इंग्लिश में लिख दो, तो मैं इंग्लिश में लिख के बता दूंगा आपको। ठीक है, तो ये 6 सैनिक छावनियां स्थापित की। किसके लिए स्थापित की इन्होंने? इन्होंने स्थापित की, स्टेब्लिश की ये कंटोनमेंट्स अपनी सिक्योरिटी के लिए। और देखिए गजब की बात ये कि जो अपनी सिक्योरिटी के लिए इन्होंने स्टेब्लिश की थी कंटोनमेंट्स, उन्हीं में रिवोल्ट हुआ 1857 का। इन्हीं सैनिक छावनियों से शुरुआत हुई थी, जो इन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए स्थापित की थी। ये एक आयरनी थी, एक विडंबना थी कि अपनी सुरक्षा के लिए जहां आप जो जिन चीज को जो एस्टेब्लिश कर रहे हैं, वहीं से आपके खिलाफ विद्रोह हो जाए, रिवोल्ट हो जाए। तो दैट वाज रिवोल्ट ऑफ 1857। अब हमारा आता है अगला टॉपिक 1818 की ट्रीटीज के बाद में, रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है भाई, हाँ वो मैं लिखवा रहा हूं भाई, मैं बिल्कुल लिखवा रहा हूं। आपने, मैंने बताया ना, देखिए जैसे अलायंसेस जो है वो सबऑर्डिनेट अलायंसेस, ये डेफिनेटली लिखवाने वाली बात थी। तो जहां भी नेसेसरी है वहां पे मैं आपको लिखवा ही रहा हूं। ठीक है, चलिएगा। 3 ठिकाने भी थे। देखिए 3 ठिकाने जो थे, ये कौन कौन से थे, इनका क्या रोल रहा, ये 3 ठिकाने क्या थे, ठिकाना किसको कहते हैं, ये हम देखेंगे। हमारा जो इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान है, यहां पर जो संधियां की गई, ये ठिकानों से कोई लेने देना नहीं थे। ठिकाने ऐसे थे बेचारे कि ठीक है भाई, तुम एक फ्री हो, लेकिन तुम्हारी कोई औकात नहीं है, इस तरह से ठिकाने थे, 3 ठिकाने। ठीक है, ये हम आगे देखेंगे। चलिएगा भाई, अब आता है हमारा रिवॉल्ट ऑफ 1857। 18, ये नोट डाउन हो गया होगा आई थिंक आपका। रिवॉल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति। कुछ क्रांति भी कह देते हैं, कुछ विद्रोह भी कह देते हैं भाई। रिवॉल्ट ऑफ 1857। अब देखिए यहां पर आपके क्वेश्चंस क्या बनेंगे। सबसे पहले कौन सी कंटोनमेंट थी जहां पर विद्रोह हुआ, सेकंड कौन सी थी, एंड थर्ड कौन सी। 3 आपको स्पेशली ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसके बाद कौन कौन सी छावनियां थी जहां पर विद्रोह नहीं हुआ, उनकी हम बात करेंगे। और हमारा पब्लिक रिवोल्ट भी हुआ भाई, क्या कहना चाहिए, जन विद्रोह, हिंदी में कहेंगे हम जन विद्रोह। तो 2 जन विद्रोह हुए, आउवा का जन विद्रोह और कोटा का जन विद्रोह, ये 2 जन विद्रोह भी हुए थे। ठीक है, तो जो छावनियों में हुए, जो कंटोनमेंट में हुए, वो प्योरली हुए आपके सैनिकों द्वारा। और जो आपकी जन विद्रोह है, जन विद्रोह क्यों कहते हैं, पब्लिक रिवोल्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि सैनिकों के साथ साथ आम जनता ने भी उस रिवोल्ट में भाग लिया था, इसलिए 2 रिवोल्ट भी हमारे लिए जरूरी हैं, जन विद्रोह। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि 1857 की क्रांति जो हुई थी, इसके पीछे रीजंस क्या क्या थे। देखिए रीजंस कोई बहुत बड़े नहीं थे। ऐसा नहीं है कि 1857 में एकदम से क्रांति जो है ना हो गई थी। दरअसल ये जो विस्फोट हुआ है, जो ब्लास्ट है 1857 का रिवोल्ट का, ये एक साथ नहीं हुआ। एक्चुअली जो ब्लास्ट हुआ, इससे पहले जो आपका बारूद है वो बहुत पहले से इकट्ठा हो रहा था। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या, अंग्रेज लोग यहां आ गए। यहां आने के बाद जितने भी फ्यूडल्स थे, उनकी शक्ति को, उनकी पावर्स को अंग्रेजों ने कमजोर करने की कोशिश की। जो फ्यूडल थे, जो अंग्रेज मानते थे कि ये पावरफुल हो सकते हैं, शासकों को तो उन्होंने अपनी मुट्ठी में ले लिया, लेकिन कुछ फ्यूडल्स थे, तो उनकी शक्ति को उन्होंने क्या किया है, कमजोर किया, उसके उनके जो पावर्स उनको क्रश किया। ठीक है, तो ये जो फ्यूडल्स थे, ये बहुत ज्यादा नाराज थे। मैक्सिमम जो फ्यूडल्स थे, उनके राजाओं के जो होते थे, और राजा कुछ कर नहीं सकता था। तो जैसे हम आउवा के जन विद्रोह की बात करेंगे, पब्लिक रिवोल्ट ऑफ आउवा। तो आउवा का जो जन विद्रोह हुआ था, उसका जो नेता था, उसका जो लीडरशिप जो थी उसकी, वो थी कुशाल सिंह, जो कि एक फ्यूडल ही थे। ठीक है, जोधपुर के।
तो ये असंतुष्ट थे अंग्रेजों से, तो इस वजह से एक कारण ये रहा। दूसरा कारण कि यहां पर जो जनता थी, जनता ने क्यों भाग लिया, जनता को क्या जरूरत पड़ी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की, जन विद्रोह क्यों हुआ, क्योंकि जनता पर दोहरी मार पड़ रही थी। आप देखिए, राजा तो पहले था ही, लेकिन राजा का फिर भी अपनी प्रजा से एक लगाव था, एक उनका अटैचमेंट था उनसे, ठीक है। लेकिन अंग्रेजों का कोई यहाँ की जनता से, कोई प्रजा से कोई लेना देना नहीं था, वो तो बाहर से आए हुए थे, उनको एक दया वाली भावना बिल्कुल भी नहीं थी। तो इसलिए जो डबल मार पड़ी, तो जनता वैसे ही अंग्रेजों से परेशान थी। तो जैसे ही ये रिवोल्ट शुरू हुआ तो जनता ने भी इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया था, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं कोई एक रीजन नहीं है, बहुत सारे रीजंस हैं। फिर अंग्रेजों ने क्या किया था, यहां पर अपने मिशनरीज भेजी थी, यानी कि अपने मिशंस भेजे थे, ताकि यहां के लोगों को मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या किया जाए, यहां पर उनको ईसाइयों में परिवर्तित किया जाए, उनका धर्म परिवर्तित किया जाए, ठीक है। तो इससे भी जनता जो है ना बहुत ज्यादा परेशान थी कि हमारा जो है हिंदू धर्म से या फिर दूसरे जो धर्म है उनसे हमें ईसाइयों में जो है ना कन्वर्ट किया जा रहा है। फोर्सली किया गया और उनको लालच देकर किया गया कि भाई अगर आप हमारा ईसाई धर्म ग्रहण कर लेते हैं तो आपको ये फायदे होंगे, ये फायदे होंगे, आपको ये फायदे देंगे, इस तरह से उन्होंने, तो ये एक रिलीजियस एक रीजन था जिसकी वजह से इन्होंने रिवोल्ट में भाग लिया लोगों ने। एक और रीजन है कि ये जो सैनिक हुआ करते थे टोटली ये जो है ना लॉयल थे किसके प्रति, अंग्रेजों के प्रति, लेकिन फिर भी इनके साथ में भेदभाव किया जाता था। ये सबसे पहले जो है ये आपकी अगर हम इंडिया की लेवल बात करें तो ये रिवोल्ट हुआ था 1857 का, मेरठ से शुरुआत हुई थी, और वो मेरठ छावनी से शुरुआत हुई थी, यानी सैनिकों ने ही विद्रोह किया था। तो इसके पीछे रीजन सैनिकों का भी रहा। क्या रीजन रहा कि भाई एक तो इनके साथ में भेदभाव किया जाता था, यानी कि ये अपने ही लोगों के खिलाफ खड़े हो गए थे, उनको मार रहे थे अंग्रेजों के ऑर्डर्स पर, लेकिन फिर भी इनके साथ में भेदभाव किया जाता था। एक पर्टिकुलर डेजिग्नेशन के बाद में इनको हायर डेजिग्नेशन नहीं दिया जाता था, चाहे ये कितनी ही लॉयलिटी क्यों ना शो कर ले, ठीक है। तो इनके साथ में जो भेदभाव किया जाता था उससे भी ये लोग नाराज थे, सैनिक लोग, ठीक है। अब यहां पर बारूद में चिंगारी का काम किसने किया, तो देखिए चिंगारी का काम करने वाले जो फैक्टर है, हम कह सकते हैं देन रीजन या तात्कालिक कारण क्या था, तो तात्कालिक कारण वही था जो इंडिया लेवल पर था। यहां पर कुछ कार्ट्रिजेस यूज किए गए थे, कुछ कारतूस यूज में लिए गए थे, जिन पर गाय और पिग यानी सुअर की चर्बी लगी हुई थी। अब आप इस चीज को थोड़ा समझिए कि ये चर्बी क्यों लगी हुई थी। देखिए थोड़ा समझ लीजिए इस चीज को, लिखने की आवश्यकता नहीं है। अंग्रेजों के पास में एक बंदूक हुआ करती थी जिसका नाम था ब्राउन बैस। इसमें आपने कुछ फिल्मों में देखा होगा जिसमें अंग्रेजों को दिखाया गया है जो उस पे स्वतंत्रता संग्राम पर, फ्रीडम स्ट्रगल पर आधारित होंगी, बेस्ड होंगी। तो उसमें आपने देखा होगा एक बंदूक चलती थी जिसमें बारूद को आगे नली से ऐसे भरते थे, ठीक है ना, और बारूद भरने के बाद में एक ऐसा स्टिक होती थी, उससे उसको अंदर भरा जाता था और फिर शूट किया जाता था। फिर उसके बाद में बारूद भरते थे, फिर उसको जो है ना अंदर डालते थे, फिर उसको जो है ना शूट किया जाता था। उसमें वो थी ब्राउन बैस बंदूक, गन थी उनकी, उसमें टाइम बहुत लगता था। तो अंग्रेजों ने एक नई एनफील्ड राइफल इंट्रोड्यूस की, एक खोज की, उसको बनाया उन्होंने एनफील्ड राइफल। उसमें बारूद भरने की जरूरत नहीं, उसमें कार्ट्रिजेस थे छोटे छोटे, उसमें कारतूस थे। तो आप कारतूस डालिए और स्ट्राइक कीजिए और सीधी गोली जो है आगे जाकर लगेगी। तो इस तरीके से यहां पर हम बात करें तो एनफील्ड राइफल जो है वो इंट्रोड्यूस की गई, जो उससे ज्यादा एफिशिएंट थी ब्राउन बैस गन से। तो अब आप क्या करेंगे, ये आपका एक हाथ है, इसमें आपने इनफील्ड राइफल को पकड़ रखा है, दूसरे से आप कार्ट्रिज निकालेंगे और उसमें लोड करेंगे, ठीक है। लेकिन उस कार्ट्रिज को प्रोटेक्शन देने के लिए उसके ऊपर एक कवर होता था, ठीक है। अब उस कवर को हटाकर फिर उसको लोड करना होता था, फिर स्ट्राइक करना होता था। तो अब आपने क्या किया, अब हाथ में आपके एक बंदूक है, सॉरी राइफल है वो, और दूसरे हाथ में आपका कार्ट्रिज है। तो अब इसको हटाने के लिए तीसरा हाथ कहां से लेके आओगे, तो उसको क्या किया जाता था, उसको कार्ट्रिज को लिया, ऐसे उसको जो ऊपर जो कवर है उसका ऐसे दांतों से दबाया और यूं उतार दिया उसको,
ठीक है, उसको थूक दिया और उसमें जो है उसको क्या किया, लोड कर दिया। और अब वो कार्ट्रिज पर जो लगा हुआ है कवर, वो आसानी से उतर सके उसके लिए उसमें एक लुब्रिकेंट लगाया गया था ताकि वो इजी वे में उतर जाए। और उस लुब्रिकेंट में यूज किया गया था काउ एंड पिग, इन दोनों की चर्बी यूज की गई थी। शुरू में कहा गया अफवाह है, लेकिन बाद में यह बात सच निकली थी। अब इससे क्या हुआ, धार्मिक भावनाएं आहत हुई हिंदुओं और मुस्लिम्स की। कैसे भाई, हिंदुओं की बात समझ में आ गई कि साहब गाय की अगर चर्बी यूज में ली जाएगी और उसको मुंह में तो ले ही नहीं सकते ना, गाय को तो हिंदुओं ने मां माना है अपनी, ठीक है, माता माना है, तो उसकी चर्बी को कैसे जो है ना मुंह में ले सकते हैं। और ऐसे मुस्लिम्स जो हैं उनको पिग, कुछ लोग ये कह देते हैं कि धार्मिकता के आधार पर जैसे हमारे लिए काऊ है उनके लिए पिग है। बिल्कुल गलत है भाई, बिल्कुल अपोजिट है इसका। पिग को वो सबसे गंदा जानवर मानते हैं इस पृथ्वी पर। मोहम्मद साहब, जिन्होंने, जो कि मोहम्मद साहब सऊदी अरेबिया में हुए थे और वहां पर पानी का बहुत ज्यादा कमी थी, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि आप अपनी जान बचाने के लिए दूसरे जानवर को मारकर खा सकते हैं, यह परमिशन दी गई इस्लाम में, ठीक है। और एक जानवर को आप नहीं खाएंगे, उसको खाना हराम है, और वो है सूअर। क्यों? क्योंकि वो सारा दिन गंदगी में पड़ा रहता है, नालियों में पड़ा रहता है, इसलिए आप सूअर का मांस नहीं खाएंगे, क्योंकि सूअर का मांस खाना गंदगी खाने के बराबर होगा। क्योंकि वो गंदगी खाता है तो उसके मीट में, उसके मांस में क्या होगा, वही गंदगी भरी हुई होगी, तो वो आप खाएंगे तो आप भी गंदगी खाएंगे। तो इसलिए इस्लाम में कहा गया कि सूअर सबसे गंदा जानवर है, उसका मीट नहीं खाना है, तो उन्होंने परमिशन नहीं दी थी। अब आप सोचिए, जिसकी परमिशन नहीं दी उसी का जो है आप जो चर्बी है उसको आप मुंह में ले रहे हैं, तो कैसे पॉसिबल है? धार्मिक भावना आहत हो गई। तो इस तरीके से हिंदू और मुस्लिम दोनों जो सैनिक थे, उनकी जो रिलीजियस जो मान्यताएं थी, उनको चोट पहुंची। तो वो एक तात्कालिक कारण था, देन रीजन था कि ये रिवोल्ट ब्लास्ट हुआ एक तरह से, ठीक है। मंगल पांडे से शुरुआत हुई थी, लेकिन वास्तव में जो रिवोल्ट शुरू हुआ वो हुआ आपका 1857 से, ठीक है। बात समझ में आ गई आपके? तो इस तरीके से यहां पर ये कुछ रीजंस रहे हैं जो आपके सैनिक कारण भी हैं, धार्मिक कारण भी हैं, सामाजिक कारण भी हैं। अब जैसे सैनिक थे और उनको जो है विदेश में भेजा जाता था। जब अंग्रेज लोग थे जिन्होंने रिक्रूट किया था उनको, भारतीय सैनिकों को, तो उनको अपनी आर्मी में, जब उनको कहीं विदेश में कहीं जरूरत पड़ती थी, ठीक है, तो वहां उनको भेज दिया जाता था, बाहर भी भेजा जाता था। और हिंदू धर्म में मान्यता थी यहां पर कि अगर कोई अपना मुल्क छोड़कर, अपना देश छोड़कर बाहर जाएगा तो उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, यानी उसने जो है अंग्रेजी कल्चर को अपना लिया है, ऐसा एक मान्यता थी। तो जब वो वापस आते थे तो यहां की सोसाइटी उनको एक्सेप्ट नहीं करती थी, समाज से बाहर कर दिया जाता था। तो यहां के सैनिकों ने कहा साहब हमारी जो है सोसाइटी हमें एक्सेप्ट नहीं करती, आप हमें बाहर मत भेजिए, लेकिन फिर भी उनको बाहर भेजा जाता था। तो ये बहुत सारे रीजंस थे जिसकी वजह से ये रिवोल्ट हुआ। ये सारे रीजंस आपके इंडियन हिस्ट्री में भी हमें मिलते हैं, तो यही रीजन है। लेकिन देन रीजन जो है, जो तात्कालिक कारण है, वो था चर्बी युक्त कारतूस। जो कार्ट्रिजेस थे उन पे जो है गाय और सुअर की चर्बी लगी रहती थी, तो इस वजह से। चलिएगा, तो अब हम बात करें कि ये जो 1857 की क्रांति या विद्रोह जो हुआ था, रिवोल्ट जो हुआ था, इसकी शुरुआत कहां से हुई? राजस्थान में। जैसे इंडिया लेवल पर आपका इंडियन जीके है नहीं कोर्स में, तो इस वजह से वहां उनको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जहां पर ये कोर्स में तो बताया, पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति कहां से शुरू हुई थी, तो मेरठ से शुरू हुई थी। ऐसे ही राजस्थान के मामले में पूछा जाता है कि इसकी शुरुआत कहां से हुई, ठीक है। लेकिन उससे पहले, 1857 की क्रांति से पहले हम बात करें क्रांति हो, कि क्रांति के समय यहां का एजीजी कौन था, ठीक है। तो वैसे गवर्नर जनरल की अगर हम बात करते हैं
तो वो थे आपके लॉर्ड कैनिंग, गवर्नर जनरल। और एजीजी की अगर हम बात करते हैं तो वो थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जिस समय ये राजस्थान में 1857 की क्रांति हुई थी, उस समय गवर्नर जनरल तो थे लॉर्ड कैनिंग, इसके पूछे जाने की संभावना कम है, लेकिन एजीजी आपसे पूछ सकता है, जॉर्ज पैट्रिक पूछ सकता, क्या है, पूछा गया है कि ये थे आपके जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस उस समय। ठीक है, क्या भाई टाइम भी गया सर जी, मैं समझा नहीं आपकी बात। नेक्स्ट क्लास है, हाँ तो मेरी 9 बजे तक क्लास है ना भाई, अभी कितने मिनट बाकी हैं, 8 मिनट तो बाकी हैं, अभी टाइम है। टाइम की बात आप मत किया करो, है ना, टाइम पे मैं छोड़ दूंगा, टेंशन फ्री रहिए। तो 1857 की क्रांति या विद्रोह जो है उसकी शुरुआत जब हुई थी, तो उस समय गवर्नर जनरल थे आपके लॉर्ड कैनिंग और एजीजी थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। मैं आपसे थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब नोट्स बनाएं तो शॉर्ट में बनाया करें, लॉन्ग बनाने की कोशिश कम किया करें, क्योंकि आपका रिवीजन में जो है ना उतना आपको टाइम कम लगेगा। आपने देखा 1857 की रिवोल्ट है, तो जीजी था लॉर्ड कैनिंग, एजीजी था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, खत्म कहानी, बाकी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हुआ। अब सबसे पहले जो रिवोल्ट हुआ वो किस कंटोनमेंट में हुआ, किस छावनी में हुआ? तो फर्स्ट रिवोल्ट जो था वो हुआ नसीराबाद छावनी में। नसीराबाद छावनी में। अब देखिए ये किसके लीडरशिप में हुआ, तो यहां पर हमें किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम नहीं मिलता। ठीक है, यहां पर हम देखते हैं कि देखिए यहां पर नसीराबाद में उस समय 15th एंड 30th नेटिव इन्फेंट्री थी। नेटिव इन्फेंट्री, अब ये नेटिव इन्फेंट्री क्या है? नंबर था इनका, जो अलग अलग बटालियंस हुआ करती थी उनके नंबर्स होते थे। तो यहां पे 15th एंड 30th क्या थी? नेटिव इन्फेंट्री। नेटिव का मतलब क्या हुआ? नेटिव, स्थानीय, भारतीय, यानी इस बटालियन में जो सैनिक थे वो नेटिव थे, यानी कि यहीं के भारतीय थे। इन्फेंट्री कहते हैं पैदल सेना को, ठीक है ना। अब जैसे इन्फेंट्री कहते हैं पैदल सेना को, घुड़सवार सेना को कहते हैं कैवलरी, ठीक है ना। तो ऐसे अलग अलग। तो 15th एंड 30th नेटिव इन्फेंट्री थी यहां पर। तो यहां पर जो विद्रोह की शुरुआत की गई थी वो 15th नेटिव इन्फेंट्री ने की थी, यानी कि जो 15वें नंबर की आपकी जो पैदल सेना थी उसने की थी। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई आपके? तो उसने की थी, इस वजह से यहां पर हमें कोई पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं मिलेगा। ठीक है, नेटिव इन्फेंट्री मतलब समझ आ गया, पैदल सेना थी जिसने जो है ये विद्रोह किया था। चलिए भाई, और कब हुई थी ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। 28 मई 1857 को ये विद्रोह हुआ। विद्रोह करने वाला कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं है, ये आपका 15th नेटिव इन्फेंट्री ने शुरुआत की है, उसके बाद में 30th नेटिव इन्फेंट्री भी यहां पर क्या हुई, इसमें शामिल हो गई थी। ठीक है भाई। बंगाल इन्फेंट्री, देखिए बंगाल इन्फेंट्री नहीं कहा था, बंगाल से आई थी ये, ठीक है ना। ये बंगाल से आई थी, इस वजह से इसको जो है आप बंगाली इन्फेंट्री कह रहे हैं, लेकिन इसको वास्तविक में जो हम रियल में जो हम नाम देंगे वो 15th नेटिव इन्फेंट्री देंगे एंड 30th नेटिव इन्फेंट्री देंगे। ठीक है भाई, तो लिखिएगा जो फर्स्ट जो रिवोल्ट हुआ है दैट वाज इन
नसीराबाद कंटोनमेंट या नसीराबाद छावनी कब हुआ? 18 मई 1857 को। और किसने किया? 30th तो बाद में आई थी। 15th नेटिव इन्फेंट्री, 15th नेटिव इन्फेंट्री, इन्फेंट्री में देख लीजिएगा भाई, आई आएगा या नहीं, आई डोंट नो, मैं कंफ्यूज हो गया हूं। इन INFAINTRY या INFANTRY, इन्फेंट्री, ये थोड़ा सा देख लेना, स्पेलिंग का थोड़ा मिस्टेक हो सकता है। तो ये हुई आपकी पहली, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि साहब दूसरा जो विद्रोह हुआ वो कब हुआ, ये मेरे ख्याल नोट डाउन हो गया होगा आपका। ओके डन, ठीक है। ओ सॉरी, सेकेंड जो रिवोल्ट था वो हुआ आपका नीमच छावनी में। जो सेकेंड रिवोल्ट जो हुआ है वो हुआ आपका नीमच छावनी में। कब हुआ? तो आपका 3 जून 1857, 3 जून 1857 में हुआ था। और यहां पर जो लीडर थे, अगर हम लीडर की बात करें तो लीडर थे आपके सैनिक जो थे अंडर द लीडरशिप ऑफ हीरा सिंह। यहां पर जो सैनिक हैं जिन्होंने नेतृत्व किया है, जिनके नेतृत्व में, जिसके लीडरशिप में यह रिवोल्ट हुआ है, वो थे आपके हीरा सिंह। हीरा सिंह ने झंडा फहराया है इस रिवोल्ट का, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका नीमच में 3 जून 1857 को हुआ। और ये हुआ था आपका इसमें क्या कहते हैं, हीरा सिंह के नेतृत्व में, ठीक है। चलिए थर्ड वन एरनपुरा में हुआ। एरनपुरा में हुआ था थर्ड जो आपका रिवोल्ट था। और इसमें थोड़ा डेट जो है वो 21 अगस्त 1857, लेकिन कई जगह आपको 23 भी मिल सकता है, 23 अगस्त, कई जगह 23 अगस्त भी दिया हुआ है, बुक्स की बात कर रहा हूं, लेकिन मैक्सिमम जगह 21 अगस्त दिया हुआ है। तो वो कोई ऐसे विशेष बात नहीं है, ऐसा इतना क्लोज नहीं देगा, 21, 22, 23, 24 ऐसा नहीं देगा, वो आप लोकेट कर लेंगे। 21 भी मैक्सिमम में दिया हुआ, 23 भी कुछ बुक्स में दिया हुआ है। तो यहां पर हमारे एरनपुरा में हुआ। और यहां पर जिस तरीके से नीमच में हीरा सिंह है अकेले व्यक्ति, यहां पर हमें 3 सैनिक मिलते हैं जिनके लीडरशिप में ये हुआ था। तो ये थे आपके मोती खां, शीतल प्रसाद, मोती खां, शीतल प्रसाद और तिलक राम। ये आपके 3 यहां पर सैनिक है। कोई एक सैनिक, जैसे वहां पर एक सैनिक हमें दिखाई दे रहा है, यहां लीडरशिप थी इन 3 सोल्जर्स की, मोती खां, शीतल प्रसाद और तिलक राम। तो ये हुआ आपका एरनपुरा में 21 अगस्त 1857 को जो रिवोल्ट हुआ था। अब देखिए, जितनी भी आपकी 6 सैनिक छावनियां, शुरुआत यहां से हुई, लेकिन 4 ही छावनियों में आपके ये विद्रोह हुआ था, रिवोल्ट हुआ था। 2 छावनियों में रिवोल्ट नहीं हुआ था। और जिनमें रिवोल्ट नहीं हुआ था वो थी आपकी एक तो खैरवाड़ा, और दूसरी थी ब्यावर। खैरवाड़ा और ब्यावर, यहां पर रिवोल्ट नहीं हुआ था इन 2 में, बाकी चारों में हुआ था। लेकिन पहले जो 3 है उनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके चलिए ठीक है। हीरालाल या हीरा सिंह, हीरा सिंह दिया हुआ है भाई, हीरा लाल तो नहीं है, बुक्स में तो हीरा सिंह ही दिया हुआ है।
चलिए खैर टाइम भी हो गया भाई। तो ये आपका हुआ रिवोल्ट, ब्रिटिश रिवोल्ट जो हुआ था, ये सैनिक थे आपके लीडरशिप में। और कल हम शुरुआत करेंगे कि जो हमारे जो जन विद्रोह हुए, पब्लिक रिवोल्ट हुए, वो कौन कौन से हुए। और कल हमारा टॉपिक खत्म होकर हम अगले टॉपिक पर आ जाएंगे, पेजेंट मूवमेंट यानी कि किसान आंदोलन। ठीक है जी, तो कल फिर मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।